Yes, stop talking now. So next topic कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका सिंबल क्या देखो, थीटा। किसको बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं, इधर देखो सब लोग। जब कभी भी हम लोग किसी लिक्विड को किसी सॉलिड के अंदर पोर करते हैं, ध्यान से देखो, जब भी हम लोग किसी लिक्विड को किसी सॉलिड के अंदर पोर करते हैं तो जो सॉलिड का सरफेस होता है, जो सॉलिड का सरफेस होता है वो एक शेप लेता है जिसको उसका मेनिस्कस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोल, मेनिस्कस। किसको बोलते हैं मेनिस्कस, समझ इस सॉलिड में मैंने ऐसा लिक्विड को पोर किया तो ये जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड का जंक्शन बना है ना बेटा, यहाँ पर लिक्विड कोई ना कोई शेप लेता है। कभी कभी ऐसा शेप लेता है, ठीक है ना, कभी कभी ऐसा शेप लेता है। देख, ऐसा शेप, और कई बारी प्लेन भी होता है। प्लेन मतलब ऐसा एकदम स्ट्रेट, ठीक है ना। तो ये जो शेप सरफेस के ऊपर बनता है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट आ रहा है, देखना यहाँ पर ही शेप बन रहा है ना, जहाँ सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट है, इस शेप को हम लोग मेनिस्कस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल, मेनिस्कस। ऐसा मेनिस्कस कहलाता है कॉनकेव मेनिस्कस। क्या कहलाता है, बोल, कॉनकेव मेनिस्कस। और ऐसा मेनिस्कस कहलाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अगर आप ग्लास के अंदर पानी भरोगे तो वो ऐसा मेनिस्कस बनाएगा, कॉनकेव। लेकिन अगर आप उसी ग्लास में मर्क्यूरी भर दोगे तो कॉनकेव मेनिस्कस नहीं बनाता, वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। आपने मेनिस्कस ये वर्ड सुना होगा केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस याद है, उसमें जब हम लोग टाइट्रेशन करते हैं तो उसके अंदर रीडिंग लेनी होती है, अपने को ट्यूब में से रीडिंग लेनी होती है। तो ऐसा 2 नंबर के बीच में जब ऐसा लिक्विड रुकता है तो टीचर हमेशा क्या बोलते हैं, लोअर मेनिस्कस को देखो, अपर मेनिस्कस को मत देखो, लोअर मेनिस्कस को देखो। तो जो शेप दिखता है ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोल, मेनिस्कस। जब लिक्विड और सॉलिड के जंक्शन पर लिक्विड का सरफेस एक पर्टिकुलर शेप लेता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोल, मेनिस्कस कहते हैं। तो यूजुअली 2 टाइप का मेनिस्कस बनता है, या तो कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, इसको कॉनकेव मेनिस्कस कहते हैं, कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक है ना, या फिर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। कैसा बेटा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, ठीक है ना, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर लिक्विड और सॉलिड का जंक्शन हो रहा है। ये देखिए ये वाला पॉइंट, देख रहे हो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, बोल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे लिक्विड सॉलिड का जंक्शन होता है इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये अपना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। सिमिलरली ये भी क्या है, बोल, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी क्या है, बताओ, ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये भी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट को निकाला कैसे जाता है, सब लोग ध्यान से सुनो। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर आप एक टेंजेंट बनाओगे जो लिक्विड के सरफेस को टच करके जाना चाहिए। टेंजेंट समझते हैं ना, लाइक अगर ऐसा कोई कर्व है, इस पॉइंट पे मैंने आपको टेंजेंट बनाने बोला, कैसा बनाओगे, एक लाइन जो इस पॉइंट को टच करते हुए जाए, है ना। तो सिमिलरली आपको क्या करना है, लिक्विड के सरफेस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाना है बेटा, एक टेंजेंट जो लिक्विड के सरफेस को टच करके जाना चाहिए। तो यहाँ पे टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, देखो, है ना। अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट बनाऊँ तो कैसा बनेगा, देख, दिस इज हाउ द टेंजेंट विल लुक लाइक, ये टेंजेंट, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर लिक्विड की सरफेस पे क्या बनाना है बेटा, एक टेंजेंट बनाना। अब ये टेंजेंट सॉलिड के बाउंड्री के साथ, सॉलिड के सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ये देखिए रेड वाली लाइन किसको दिखा रही है, टेंजेंट को। ये ब्लू वाली लाइन किसको दिखा रही है, सॉलिड को, सॉलिड बाउंड्री को। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल रहेगा वो एंगल क्या कहलाएगा, बोल, एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कौन सा एंगल है बता, कौन सा एंगल। अगर आप नोटिस करोगे तो सर इन 2 लाइन के बीच में एंगल 2 जगह बन रहा है, एक तो यहाँ अंदर बन रहा है और एक यहाँ बाहर बन रहा है। तो एक बात हमेशा याद रखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट को हमेशा ऑलवेज लिक्विड के अंदर नापा जाता है, कभी भी लिक्विड के बाहर नहीं नापा जाता। हमेशा कहाँ नापते हैं इसको, लिक्विड के अंदर। तो कौन सा एंगल रहेगा, देख, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट। सेम इधर देख, ये लिक्विड का सरफेस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक टेंजेंट बना है, ये टेंजेंट सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा, किधर, बाहर या अंदर, अंदर, लिक्विड के अंदर, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल क्या है, बोल, एंगल ऑफ कांटेक्ट।
तो एक चीज़ नोटिस करो, जब कॉन्केव मेनिस्कस रहता है ना तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम बनता है, और जब कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज़्यादा बनता है। तो इसको याद रखना, कॉन्केव मेनिस्कस के लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये एक्यूट होता है। कैसा होता है बोल? एक्यूट। लेकिन कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है ये ऑब्ट्यूज होता है। समय अच्छे से 90 से ज़्यादा। हमेशा अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से ज़्यादा बनेगा, और कॉन्केव मेनिस्कस है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम बनेगा। तो अभी हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की सबसे पहले डेफिनेशन अंडरलाइन करेंगे। 1 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो डेफिनेशन अंडरलाइन करने से पहले इधर समझो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलते हैं समझा ना बेटा। लिक्विड और सॉलिड के इंटरफेस पे लिक्विड एक शेप लेता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेनिस्कस। जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड का जंक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से आपने क्या बनाना है? टेंजेंट। लिक्विड के फ्री सरफेस को टेंजेंट बनाना है। ये टेंजेंट सॉलिड के साथ जो एंगल बनाएगा, लेकिन किधर? लिक्विड के अंदर, उसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बोल? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जरा देखेंगे क्या यही डेफिनेशन हमको दी हुई है। पेज नंबर 37 पे ऊपर हेडिंग है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। मेरा बेटा उसमें 1 2 3 4 5 पाँचवीं लाइन देखेंगे। पाँचवीं लाइन, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा बिटवीन अ लिक्विड एंड अ सॉलिड सरफेस इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड and surface of the solid at the point of contact measured within the liquid. This is the proper definition. ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की आपकी डेफिनेशन है। ज़रा एक एक वर्ड को समझो, उधर पे क्या लिख रहा है। इट इज़ द एंगल बिटवीन, ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन टेंजेंट। भाई किसके किसके बीच का एंगल है? रेड वाली लाइन कौन सी है? टेंजेंट है। ये रेड वाली लाइन कौन सी है? टेंजेंट है ना। ये बोलो, ये टेंजेंट है ना बेटा। तो किसके किसके बीच का एंगल है? टेंजेंट के बीच का और सॉलिड सरफेस के बीच का। तो देखो उधर क्या लिखा है, एंगल बिटवीन टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड सरफेस ऑफ द सॉलिड। लिक्विड के फ्री सरफेस पे बनाया गया टेंजेंट और सॉलिड के सरफेस के बीच का एंगल है। कहाँ पर नापा जाता है इस एंगल को? देख, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, लिक्विड के अंदर। तो देख उधर क्या लिखा है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मेजर्ड विद इन दी लिक्विड। और मेजर कहाँ किया जा रहा है इसको? लिक्विड के अंदर। सेम डेफिनेशन दी हुई, तो वो आपकी डेफिनेशन हो गई किसकी बेटा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये याद रखना है बेटा कि अगर कॉन्केव मेनिस्कस बना है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बनता है बेटा? बोलो, एक्यूट। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बनता है? बोल, ऑब्ट्यूज बनता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना। तो इतना समझा रे, इतना समझा तो आगे बढ़ो। इतना समझा? अभी ज़रा ध्यान से सुनो। अभी मैंने आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताया कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते किसको, डेफिनेशन, और ये बता दिया कि अगर कॉन्केव मेनिस्कस है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बनता है? एक्यूट। और कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बनता है? ऑब्ट्यूज बनता है। अब हम लोग इस मुद्दे के ऊपर बात करने वाले कि ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता ही क्यों है। ऐसा क्यों होता है कि कोई कोई लिक्विड कॉन्केव मेनिस्कस बना दे रहा है, कोई कोई लिक्विड कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना दे रहा है। ऐसा क्यों होता है उसको समझ के लेते हैं। कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बनता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बनता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखो वही है, शेप ऑफ मेनिस्कस। मिला, शेप ऑफ मेनिस्कस। तो आपको एक्सप्लेन करने आ सकता है कि कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बनता है, एक्सप्लेन करो। कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बनता है, एक्सप्लेन करो। तो आपको टोटल 4 केस दिया उसमें। देख, पहला केस क्या है बेटा? कॉन्केव मेनिस्कस। पहला केस क्या है बोल? कॉन्केव मेनिस्कस। नीचे देखो दूसरा केस क्या है? कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तीसरा केस जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जिसमें प्लेन मेनिस्कस बनता है। और चौथा जो केस है वो एक हाइपोथेटिकल केस है। हाइपोथेटिकल मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, हम लोग ऐसा मान के चलते। तो अभी समझाता हूँ मैं आपको, चारों केस लाइन से समझाता। इसमें शुरू के 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कॉन्केव मेनिस्कस बनता है तो बनता क्यों, कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है तो बनता क्यों, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है ना, समझ आ रहा है? तो चलो बोर्ड पर देखो, सब लोग सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ना मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये समझो। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझेगा तो मेनिस्कस का टॉपिक समझेगा, वरना नहीं समझेगा। क्या स्टेटमेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर, ध्यान से सुना, किसी भी लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक्ट करने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स होता है, कौन सा फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स। वो उस लिक्विड के सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर एक्ट करना चाहिए। कैसा एक्ट करना चाहिए? वो परपेंडिकुलर, वरना वो लिक्विड का सरफेस स्टेबल नहीं रहेगा, मोशन करता रहेगा, मूव करता रहेगा। अगर आप चाह रहे हो कि लिक्विड के अंदर इक्विलिब्रियम रहे, स्टेबिलिटी रहे, तो उसके सरफेस के बीच में और रिजल्टेंट फोर्स के बीच में कितना एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री। लाइक मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस पूरे लिक्विड पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है जो एक्ट कर रहा है। कौन सा फोर्स है उसका? वेट फोर्स।
वेट फोर्स कैसे एक्ट करता है बोल, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस पर वेट फोर्स ऐसा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो जरा ध्यान से देख, ये इसका रिजल्टेंट फोर्स है, ये इसका सरफेस है, एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो ये स्टेबल रहेगा। आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपने एक ग्लास में पानी लिया और उसको एक प्लेन ऐसा बेंच के ऊपर रख दिया समझो। आप कभी नहीं देखोगे कि वो ग्लास के अंदर के पानी का सरफेस ऐसा है या वो ग्लास के पानी के अंदर का सरफेस ऐसा है। आपको हमेशा ग्लास के अंदर के पानी का टॉप सरफेस ऐसा एकदम हॉरिजॉन्टल दिखेगा। क्यों हॉरिजॉन्टल दिखेगा? ताकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा रहे बेटा, परपेंडिकुलर। यही अगर आप इसी ग्लास को प्लेन ऐसा हॉरिजॉन्टल बेंच पे रखने की बजाय ऐसा इंक्लाइन बेंच पे रख दो, यानी ये ग्लास को ऐसा रख दिया। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना, ऐसा रख दिया। अब इसमें आपको पानी का सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल दिखेगा क्या बोल, हॉरिजॉन्टल दिखेगा क्या? आपको थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसा इंक्लाइन कर रहे हो, मैं समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइन कर रहा हूँ, अगर आप इसको ऐसा इंक्लाइन कर रहे हो तो सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखना, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ऐसा एक्ट करेगा, सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ऐसा इंक्लाइन से पैरेलल नहीं दिखेगा। जो बेंच है उसके पैरेलल सरफेस दिखेगा क्या आपको बोल? पानी का सरफेस ऐसा दिखेगा क्या आपको? नहीं। एक साइड पर पानी का सरफेस उठा हुआ रहेगा, एक साइड पर गिरा हुआ रहेगा, ताकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितने डिग्री पर रहे बोल, 90 डिग्री पर। चाहिए तो एक ग्लास लो, उसमें पानी भरो और उसको टेढ़ा करो। आप सरफेस को देखना कैसा है। वो सरफेस ग्लास के साथ साथ टेढ़ा नहीं होगा, सरफेस वैसे ही रुका रहेगा। आप ग्लास को भले से कितना भी टेढ़ा कर लो, सरफेस वैसे हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल रहेगा। क्यों? ताकि जो वेट फोर्स है वो कैसा रहे, 90 डिग्री पर है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब इसमें पानी नहीं भरना, मैं तुमको दिखा देता हूँ, बॉटल में पानी नहीं। आप कितना भी ऐसा कंटेनर को टेढ़ा कर दो, पर लिक्विड के अंदर का जो सरफेस है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर आपको उसको चेंज करना है तो आपको रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। तो लिक्विड के सरफेस में स्टेबिलिटी तभी आती है जब उसके ऊपर एक्ट करने वाला रिजल्टेंट फोर्स सरफेस को कितने डिग्री पर हो बोल, 90 डिग्री पर, वरना स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो ये बात आपको याद रखना, स्टेबिलिटी इन लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस में स्टेबिलिटी हो, इसके लिए मस्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन क्या है बोल, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस, सरफेस के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। किसको? सरफेस को। किसको बोल? सरफेस को। तो सरफेस के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है वो लिक्विड के फ्री सरफेस को कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ही लिक्विड के सरफेस के अंदर क्या रहेगी बेटा, स्टेबिलिटी रहेगी, वो रुका हुआ रहेगा, वरना नहीं रहेगा। ये पॉइंट समझ में आया सबको अच्छे से? तो आपको मेनिस्कस का कंसेप्ट समझेगा, वरना नहीं समझेगा। ये पॉइंट समझा अच्छे से? अच्छा मेरे को एक बात बताना, जब ये सरफेस प्लेन था और फोर्स ऐसा था तो आपने इजीली एंगल निकाल लिया। क्या होता अगर ये सरफेस प्लेन होने की वजह ऐसा कर्व होता? कैसा होता बोल? कर्व। तो मुझे बताना, कर्व और फोर्स के बीच का एंगल आप कैसा निकालोगे? टेंजेंट बना के। किसी भी कर्व सरफेस का एंगल हमेशा कैसे निकाला जाता है? जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रहा है ना बेटा, उस पॉइंट पर हम लोग एक टेंजेंट बनाते हैं। अब ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा ना इस फोर्स के साथ, वो एंगल रहेगा। बोल 90 डिग्री है क्या? 90 डिग्री है क्या? नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से? तो प्लेन सरफेस पे एंगल डायरेक्ट नापते हैं हम लोग, लेकिन कर्व सरफेस पे एंगल डायरेक्ट नहीं नापा जाता है। पहले उस पॉइंट पर क्या बनाया जाता है? टेंजेंट, और फिर उस टेंजेंट का एंगल इस फोर्स के साथ नापा जाता है। समझ में आ रहा है? नाउ कमिंग टू द मेन टॉपिक विच वी हैव टू स्टडी। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लिक्विड कॉन्केव सरफेस मेनिस्कस बना लेते हैं और कुछ लिक्विड कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना लेते हैं? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है ना, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्केव मेनिस्कस को समझ रहे हैं। कॉन्केव मेनिस्कस, ये कॉन्केव कॉन्वेक्स समझते हैं ना? अगर कोई चीज़ ऐसा कर्व है तो ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है ऐसा, इसको कॉन्केव कहते हैं। ऐसा जो उभरा हुआ पोर्शन रहता है इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। अपने हाथ से सी बनाने का ऐसा बनाए तो ये शेप दिख रहा है, सी फॉर कॉन्केव, ये कॉन्केव है आपका। सी फॉर कॉन्वेक्स भी होता है, लेकिन कॉन्वेक्स में 2 बार सी नहीं आता है, आगे एक्स आ जाता है। कॉन्केव में बार बार सी आता है, एक्स आता है कहीं पे, क्या नहीं, ये आपका कॉन्केव है। तो ऐसा जो रहेगा वो क्या रहेगा बोल? कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है ना? तो कॉन्केव मेनिस्कस क्यों बनता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्केव मेनिस्कस बनता किस केस में। तो इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देंगे तो वाटर इन ग्लास, क्या बेटा? वाटर इन ग्लास। अगर कांच के कंटेनर में आप पानी भरोगे तो उसका मेनिस्कस कोने पर कैसा दिखेगा आपको? कॉन्केव दिखेगा। या एक और एग्जांपल ले लो इसकी, केरोसिन इन ग्लास।
कांच के कंटेनर में आपने केरोसिन को डाला है, घासलेट है कि नहीं, तो इन सब केसेस में कैसा मेनिस्कस बनता है बोल, कॉनकेव। अच्छा, ऐसे लिक्विड जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाते हैं, ऐसे लिक्विड जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाते हैं, इन लिक्विड को कहा जाता है लिक्विड विच पार्शियली वेट्स सॉलिड। ऐसे लिक्विड जो सॉलिड को पूरी तरीके से गीला नहीं कर रहे, कैसे गीला कर रहे हैं, पार्शियली कॉनकेव मेनिस्कस बना के। ये बोलने का तरीका है बस। तो जब भी आपको फिजिक्स के सरफेस टेंशन के टॉपिक में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है पार्शियली वेट सॉलिड, तो समझ जाने का लिक्विड कैसा मेनिस्कस बना रहा होगा, कॉनकेव बना रहा होगा। समझ में आ रहा अच्छे से। एक चीज़ और आपको याद रखना है, इस केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा होता है बोल, एक्यूट होता है ना। अभी देखिए ना, कॉनकेव मेनिस्कस के केस में थीटा कैसा होता है, एक्यूट होता है। अब देखते हैं कॉनकेव मेनिस्कस बनता क्यों है, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। लेट से ये सॉलिड का सरफेस है, ठीक है बेटा, सॉलिड, ठीक है, और ये लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड कौन सा लिक्विड है, विच पार्शियली वेट्स सॉलिड। मेनिस्कस कहाँ पर बनता है, जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट हो रहा है। अगर ये कंटेनर है तो मेनिस्कस खाली जंक्शन पे बनता है, बीच में तो पानी प्लेन ही रहेगा। ऐसा नहीं बनता है मेनिस्कस रे, ऐसा कभी नहीं बनता है, बीच में तो प्लेन ही रहेगा। हाँ, जहाँ पर जंक्शन हो रहा है ना वहाँ पर मेनिस्कस बनता है, बीच में ऐसा प्लेन ही रहेगा। समझ अच्छे से। तो मेनिस्कस हमेशा कहाँ पर बनता है बोल, जहाँ पर लिक्विड सॉलिड का क्या हो रहा है, जंक्शन। तो मैं यहाँ पर लिक्विड के एक मॉलिक्यूल को ले रहा हूँ, किसका मॉलिक्यूल है बोलिए, लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब इसके ऊपर जो जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं ना, उन फोर्सेस को देखते हैं हम लोग। तो इसके ऊपर सबसे पहले तो कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा, किसकी वजह से, लिक्विड के दूसरे मॉलिक्यूल्स की वजह से। और इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, अडेसिव फोर्स, किसकी वजह से, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की वजह से। सही है, एक तो इस पर कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा लिक्विड की वजह से, और एक अडेसिव फोर्स लग रहा होगा सॉलिड के मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल भी अडेसिव फोर्स लगाएंगे, लेकिन वो नेग्लिजिबल है, इसीलिए उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ऑल टोटल यहाँ पर दो फोर्स लग रहे होंगे, कोहेसिव फोर्स और अडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, लिक्विड की वजह से, और अडेसिव फोर्स सॉलिड की वजह से। तो जब आप यहाँ पर फोर्सेस का डायरेक्शन बनाओगे ना, जरा ध्यान से सुनना, जब आप यहाँ पर फोर्सेस का डायरेक्शन बनाओगे तो आपको जो अडेसिव फोर्स है, अडेसिव फोर्स वो ऐसा हॉरिजॉन्टली एक्ट करता हुआ दिखे। अगर इस पॉइंट को मैं ए नाम दे दूँ, इस पॉइंट को मैं पी नाम दे दूँ, तो ए पी यहाँ पर क्या है बेटा बोल, व्हाट इज ए पी, बोलो ए पी क्या है, अडेसिव फोर्स है। ए पी क्या है बेटा, अडेसिव फोर्स है। और जो कोहेसिव फोर्स है वो सॉलिड में नहीं लग रहा होगा, वो कहाँ लग रहा होगा बोल, लिक्विड में। तो जो कोहेसिव फोर्स है वो यहाँ लग रहा होगा, लिक्विड में। इसको मैं ए सी नाम दे देता हूँ, क्या नाम देता बोल, ए सी। तो व्हाट इज ए सी, कोहेसिव फोर्स। तो इस वक्त पॉइंट ए के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कौन से दो फोर्सेस बोल, अडेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स। अब मुझे ये पता करना है कि पॉइंट ए के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, कौन सा फोर्स, रिजल्टेंट। तो बताओ दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसा निकलता है, याद है आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। अगर मेरे पास ऐसे दो वेक्टर है और दोनों एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट कैसा निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ बना, पैरेललोग्राम लॉ याद है। इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो डायगोनल रहेगा ये किसको दिखाएगा बोल, रिजल्टेंट को दिखाएगा। ये किसको दिखाएगा बेटा, रिजल्टेंट को दिखाएगा, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखो जरा, इन दोनों का आप रिजल्टेंट कैसे बनाओगे, पैरेललोग्राम बनाए, क्या बना के बोल, पैरेललोग्राम। अब अगर आप यहाँ पर एक पैरेललोग्राम नोटिस करो, इमेजिन कर लो, जैसे यहाँ पर एक इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर, इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ पर, बना एक पैरेललोग्राम। डायगोनल किधर पे आ रहा थी, वही से डायगोनल, ये मेरा रिजल्टेंट है। ए आर क्या है बेटा बोल, ए आर क्या है बोल, रिजल्टेंट फोर्स है। ए आर क्या है, रिजल्टेंट फोर्स। एक चीज़ नोटिस कर रहे हो क्या, ये रिजल्टेंट फोर्स लिक्विड में एक्ट कर रहा है, सॉलिड में। पता है आपको ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसे लिक्विड के केस में, पानी हो गया, केरोसिन हो गया, ऐसे लिक्विड के केस में अडेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होती है। मतलब पानी और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो ज़्यादा होगा बनिस्बत किसके, पानी और पानी के मॉलिक्यूल। तो अडेसिव फोर्स ज़्यादा है, कोहेसिव फोर्स कम ही है, तभी रिजल्टेंट किधर आ रहा है, अडेसिव के करीब आ रहा है। अगर ये ज़्यादा और ये कम होता तो रिजल्टेंट पानी में बनता, समझा। तो ये रिजल्टेंट सॉलिड के अंदर क्यों बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। ये रिजल्टेंट सॉलिड के अंदर क्यों बन रहा है, समझा ना बेटा, क्योंकि किसकी वैल्यू ज़्यादा है बोल, कोहेसिव फोर्स। तो ऐसे लिक्विड जो पार्शियली वेट करते हैं सॉलिड को, उन केसेस में जो अडेसिव फोर्स होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है और कोहेसिव फोर्स की वैल्यू क्या रहती है, कम। ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है, इससे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है।
एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है और कोहेसिव फोर्स कैसा होता है बेटा, कम। केमिकल के नेचर की वजह से, इनका नेचर ही ऐसा है कि ग्लास और पानी के बीच में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा रहेगा, पानी और पानी के बीच में कोहेसिव फोर्स कम रहेगा। तो रिजल्टेंट किधर बन रहा है बोल, सॉलिड। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी सरफेस की स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ कंपलसरी है, किसी भी सरफेस की स्टेबिलिटी के लिए ये चीज़ कंपलसरी है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा एक्ट करना चाहिए, 90 डिग्री पर, सरफेस को 90 डिग्री पर। ज़रा देखो, ये है ना रिजल्टेंट फोर्स और ये है सरफेस, क्या ये दोनों 90 डिग्री पर है? ये ब्लैक और ब्लू लाइन को देखो, 90 डिग्री पर है क्या? नहीं। तो ये सॉलिड का सरफेस स्टेबल कब होगा, जब ये रिजल्टेंट कैसा एक्ट कर रहा हो बोल, 90 डिग्री पर। तो सॉलिड का सरफेस अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ज़रा ध्यान से देखना। सॉलिड का सरफेस अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ध्यान से देखना। यहाँ तक तो ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ तक कोई मसला नहीं है, यहाँ तक ये ऐसे ही रहेगा। जहाँ पर कांटेक्ट होने वाला है ना, यहाँ पर ये अपने को थोड़ा सा ऐसा कॉनकेव कर लेगा। क्या कर लेगा बोल, कॉनकेव। देख रिजल्टेंट किधर एक्ट कर रहा था, दिस वॉज योर पॉइंट ए ना, रिजल्टेंट किधर एक्ट कर रहा था, सॉलिड के अंदर। ये आपका कौन है बोल, रिजल्टेंट है, दिस इज रिजल्टेंट, सही है। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट है। इसको कॉनकेव करने की वजह से हुआ क्या है, ज़रा ध्यान से देखना। ड्रॉ द टेंजेंट, भाई कर्व हो गया ना, कर्व पे हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, टेंजेंट बना के। तो इधर टेंजेंट बनाओ, ज़रा पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट बनाओ। ये मैंने बनाया पॉइंट ए के ऊपर टेंजेंट, कैन यू सी समथिंग। ये टेंजेंट को और रिजल्टेंट फोर्स को देख कैसा है, 90 डिग्री। अब समझाइए इसने अपने आप को कॉनकेव किया क्यों, क्यों किया कॉनकेव, समझा बेटा, ताकि जो रिजल्टेंट फोर्स है उसको कितने डिग्री पे एक्ट करे, 90 डिग्री पे। दिस इज वाई सच टाइप ऑफ लिक्विड मेक कॉनकेव मेनिस्कस, सो दैट उनका रिजल्टेंट फोर्स उनके सरफेस पे कितने डिग्री पे एक्ट करे, 90 डिग्री। अब वो स्टेबल है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, वरना सरफेस स्टेबल नहीं रहेगा। तो क्यों ऐसा होता है, पानी ग्लास के अंदर या केरोसिन ग्लास के अंदर कॉनकेव मेनिस्कस बनाता है, समझा। मेन मुद्दा यह है कि वहाँ पर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है। तो जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सॉलिड के अंदर बनता है। अब अगर सरफेस प्लेन रहेगा तो रिजल्टेंट फोर्स उसको 90 डिग्री पे रहेगा क्या, नहीं। तो सरफेस में स्टेबिलिटी रहेगी क्या, नहीं। तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए थोड़ा सा क्या कर लेता है, कॉनकेव, ताकि टेंजेंट और रिजल्टेंट के बीच का एंगल कितना आ जाए, 90। और जैसे ये कॉनकेव हो गया, एंगल 90 हो गया, सरफेस कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। बस ये हो गया आपका कॉनकेव मेनिस्कस। तो अगर आपको क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मेनिस्कस, तो आपको ये डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि रिजल्टेंट इज कमिंग इनसाइड द सॉलिड। फॉर द स्टेबिलिटी इट इज कंपल्सरी दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द फ्री surface of the solid. Hence liquid which is in contact with the solid makes its shape concave so that the resultant force is at 90 degree to the tangent. Hence such type of liquid make concave meniscus. समझ में आ रहा है अच्छे से। ये पूरा आपका कॉनकेव मेनिस्कस का एक्सप्लेनेशन हो गया। वहाँ पे दिया हुआ भी आपको, ज़्यादा कुछ नहीं लिखा, यही सब लिखा है जो मैंने आपको समझाया, कुछ भी अलग नहीं, यही सारी बातें वहाँ पे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। सबको एकदम अच्छे से समझा बेटा। अब किसकी बारी, अब किसकी बारी बोल, कॉन्वेक्स मेनिस्कस की बारी। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि कुछ लिक्विड कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते, कॉनकेव मेनिस्कस नहीं बनाते। तो सेकंड हम लोग देख रहे हैं बेटा कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो सबसे पहले आप लोगों को एग्जांपल याद रखनी है, वो कौन सा लिक्विड है जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाता है। तो इसकी एक ही एग्जांपल याद रखो, सबसे बेस्ट है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इन ग्लास। ग्लास के कंटेनर में आपने क्या डाल रखा है बोल, मर्क्यूरी। तो यहाँ पर कौन सा मेनिस्कस बनेगा, कॉन्वेक्स। अच्छा, जो लिक्विड कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं ना, इनको हम लोग कहते हैं लिक्विड, ध्यान से सुना, लिक्विड विच डज नॉट वेट सॉलिड। ऐसे लिक्विड जो सॉलिड को वेट ही नहीं कर रहे, ठीक है ना। किन लिक्विड के लिए कहा जाता है ये वर्ड, किन लिक्विड के लिए यूज़ किया जाता है बोल, डज नॉट वेट किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बना है। पार्शियली वेट्स किसके लिए यूज़ किया जाता है बोल, जो कॉनकेव मेनिस्कस बना है। ये सब याद रखो, ठीक है। अच्छा, इस केस में कॉन्वेक्स मेनिस्कस के केस में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनता है बेटा, ऑब्ट्यूज बनता है, 90 डिग्री से ज़्यादा बनता है। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। लेट अस सी। तो फिर से ये सॉलिड है, ये हमने ले लिए सॉलिड, ठीक है। ये लिक्विड, ये लिक्विड का सरफेस, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर हमने एक मॉलिक्यूल को कंसिडर किया, एट पॉइंट ए एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया। सेम इधर पे भी दो फोर्स आएगा, कोहेसिव फोर्स लिक्विड के अंदर और एडहेसिव फोर्स सॉलिड के अंदर, सही है कि नहीं।
कोहेसिव फोर्स लिक्विड के अंदर और एडहेसिव फोर्स सॉलिड के अंदर। तो यहाँ पर दोनों फोर्स को दिखाते हैं। ये है कोहेसिव फोर्स, ये क्या है बेटा, कोहेसिव फोर्स AP, सॉरी एडहेसिव, आई एम सॉरी, ये एडहेसिव फोर्स, ये कोहेसिव फोर्स AC, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे AP कौन है बेटा, बोलो AP कौन है, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। और AC कौन है, कोहेसिव फोर्स। अब पहले वाले केस में और इस वाले केस में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, कैन यू सी, दिख रहा है डिफरेंस। ऐसे लिक्विड जैसे वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, इन केसेस में एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है और कोहेसिव कम होता है। लेकिन ये लिक्विड लाइक इन द केस ऑफ मर्क्यूरी, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, दिख रहा है, और एडहेसिव फोर्स कम होता है। अब जब आप इसका रिजल्टेंट बनाओगे तो देख किधर आएगा, ध्यान से देखना, इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन, बता जरा रिजल्टेंट कहाँ पर आ रहा है, देख रहे हो कुछ, रिजल्टेंट किधर आ रहा है, बोल, लिक्विड के अंदर आ रहा है। रिजल्टेंट किधर आ रहा है बेटा, लिक्विड के अंदर। तो इस केस में अपना कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है और एडहेसिव फोर्स कम रहता है, जिस वजह से जो रिजल्टेंट है AR, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट ये कहाँ पर बनता है, बोल, इनसाइड लिक्विड। नाउ कैन यू सी वन थिंग, एक चीज़ देख सकते हो, क्या ये रिजल्टेंट सरफेस को परपेंडिकुलर है, नहीं है ना, है क्या, बोल, नहीं है, 90 डिग्री पर है क्या, नहीं। तो अब इसको परपेंडिकुलर करना ही पड़ेगा, वरना ये सरफेस स्टेबल नहीं रहेगा। तो देखते हैं ये परपेंडिकुलर कैसे करेगा। पहले कॉनकेव बना के देखते हैं ये परपेंडिकुलर कर रहा है या नहीं। ध्यान से देखना, ये सॉलिड, ये लिक्विड, अगर ये कॉनकेव करता है अपने आप को ऐसा, तो रिजल्टेंट किधर आ रहा था, देख रिजल्टेंट किधर आ रहा था, लिक्विड के अंदर ना, ये रिजल्टेंट। अगर इसने कॉनकेव किया, टेंजेंट कैसा बन रहा है, देख टेंजेंट ये बन रहा है टेंजेंट, क्या ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं। तो वो इधर कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा क्या, नहीं, क्योंकि कॉनकेव पे भी स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। तब क्या होगा, इधर सर अब ज़रा ध्यान से देखो, ये सॉलिड, ये लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर जो मेनिस्कस होगा बेटा, यहाँ पर जो मेनिस्कस होगा वो कॉनकेव की बजाय कॉन्वेक्स बनेगा। कैसा बनेगा, बोल, कॉन्वेक्स। अभी कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनने से होता क्या है, दिस वाज द मॉलिक्यूल ना, ये मॉलिक्यूल था। यहाँ पे रिजल्टेंट किधर था, बोल, लिक्विड के अंदर, यही था ना रिजल्टेंट। अच्छा ध्यान से देख, ये बना है मेनिस्कस, इस कर्व को टेंजेंट बनाओ, ज़रा कर्व को टेंजेंट बनाओ, ये बन गया टेंजेंट, देख रहे हो बेटा, दिस इज द टेंजेंट, ठीक है। अब नाउ कैन यू सी द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द रिजल्टेंट फोर्स कैसा है, 90 डिग्री। इसीलिए यहाँ पर मेनिस्कस कैसा बनता है, बोल, कॉन्वेक्स, ताकि जो रिजल्टेंट है वो सरफेस के कितने डिग्री पर रहे, बोल, 90 डिग्री पर। तो इस केस में कॉनकेव मेनिस्कस क्यों बनता है, समझा, इस केस में कॉन्वेक्स मेनिस्कस क्यों बनता है, समझा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं तीसरा केस, ठीक है। तीसरा केस है जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब थीटा कितना डिग्री है, बोल, थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है, ठीक है ना। और इस केस में प्लेन मेनिस्कस बनता है। कैसा मेनिस्कस बनता है, बोल, प्लेन। प्लेन मतलब ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, बिल्कुल प्लेन मेनिस्कस बनता है। सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, इसकी एग्जांपल कौन सा लिक्विड है सर, इसकी एग्जांपल याद रखना है आपको, प्योर वाटर। कैसा वाटर, बोल, 100% प्योर वाटर, ठीक है ना, इन क्लीन ग्लास। पानी भी एकदम प्योर होना चाहिए और ग्लास भी कैसा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल पॉलिश एंड क्लीन, ठीक है ना। तब उसके अंदर मेनिस्कस कितना बने, कैसा बनेगा, बोल, प्लेन। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहेगा बेटा, 0 रहेगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहेगा, बोल, 0। अच्छा, ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं मालूम, लिक्विड, ध्यान से देखा, लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स सॉलिड। क्या बोलते हैं ऐसे लिक्विड को, बोल, लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स सॉलिड। जो कॉनकेव मेनिस्कस बनाते हैं पार्शियली वेट सॉलिड, जो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं डज नॉट वेट सॉलिड, और जो जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनाते हैं कंप्लीटली वेट सॉलिड। अब इधर फर्क क्या, जरा उसको ध्यान से देखना बेटा। ये सॉलिड, ठीक है, ये लिक्विड,
ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना ज़रा, ये पानी और ग्लास वाला जो केस था जिसमें नॉर्मल ग्लास नॉर्मल पानी था, उसमें कौन सा फोर्स ज़्यादा था, कोहेसिव या अडेसिव? अडेसिव। अब ग्लास भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल क्लीन है, वाटर भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल प्योर है, इस केस में भी कौन सा फोर्स ज़्यादा रहेगा, जाहिर सी बात है अडेसिव। लेकिन प्योरिटी होने की वजह से यहाँ पर अडेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। कैसा हो जाता है बोल, बहुत ज़्यादा, इतना कि आप कोहेसिव फोर्स को अडेसिव फोर्स के सामने क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो इस केस में अपने को कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा, खाली बोल, कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा, अडेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा बेटा, अडेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स कैन बी नेग्लेक्टेड, कोहेसिव फोर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं बोल, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कोहेसिव फोर्स इतना स्मॉल होता है कि इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। खाली कौन सा फोर्स बचा है बोल, अडेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स बचा है, अडेसिव। अब जब एक ही फोर्स है तो रिजल्टेंट कौन रहेगा, वही रहेगा, तो यही रिजल्टेंट है अपना, दिस इज ओनली रिजल्टेंट, यही रिजल्टेंट फोर्स है। अब कंडीशन क्या है बेटा, रिजल्टेंट फोर्स सरफेस को कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री। ये रिजल्टेंट है, ये सरफेस है, क्या ये दोनों 90 डिग्री पर है, ये तो 0 डिग्री पर है, तो ये सरफेस स्टेबल रहेगा क्या, नहीं। तो देखिए अपने आप को स्टेबल बनाता कैसे, सब लोग ध्यान से देखना, अपने आप को स्टेबल करता कैसे, ये सॉलिड, ठीक है, ये देख क्या करता है, सब लोग ध्यान से देखना, जो वाटर होता है ये ऐसा स्टीप कर जाता है, ना कॉनकेव ना कॉन्वेक्स, बल्कि ऐसा परपेंडिकुलर हो जाता है, ऐसा स्टीप कर जाता है, दिख रहा है स्टीपिंग दिख रही है। अब इसके से होगा क्या, देख यहाँ पर है पॉइंट ए आपका, यहाँ पर है पॉइंट ए, किधर था कोहेसिव फोर्स, किधर था देख, सॉरी अडेसिव फोर्स किधर था, ये था अडेसिव फोर्स। अब सरफेस किधर है बोल, व्हाट इज द सरफेस, ये क्या सरफेस, किधर है सरफेस, ये है सरफेस। तो अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल है बोल, 90 डिग्री। तो आपका रिजल्टेंट सरफेस को 90 डिग्री पर है, सरफेस कैसा हो गया बोल, स्टेबल हो। देख इसने कॉनकेव मिनिस्कस बनाया था इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियली वेट, थोड़ा बहुत गीला कर रहा है। इसने कॉन्वेक्स बनाया था इसीलिए बोलते हैं डज नॉट वेट, गीला ही नहीं कर रहा है, ये पूरा ऐसे स्टीप कर जाता है इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीटली वेट्स। अच्छा इधर ये जो एंगल है ना, ये रिजल्टेंट और सरफेस के बीच का एंगल है, वो 90 डिग्री है, पर इधर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहेगा बोल, 0, वो 90 नहीं रहेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहेगा बोल, 0 रहेगा। कैसे 0 रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन पढ़ाया था। क्या होती है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन, जो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है उधर पे क्या बनाना होता है, टेंजेंट। तो जब आप इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाओगे तो ऐसी बनेगी ना। अब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच में रहता है, टेंजेंट और सॉलिड का सरफेस। ये देखिए टेंजेंट है, सॉलिड का सरफेस कहाँ है, वही है ना, अरे यही है ना सॉलिड, वही टेंजेंट भी बन रहा है, वही सॉलिड का सरफेस भी, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना रहेगा बेटा, इधर 0। आप इधर टीटा दिखा ही नहीं सकते, यहाँ पर टीटा दिखा सकते हो आप, यहाँ पर टीटा, ये देखिए टेंजेंट है, ध्यान दे, ये टेंजेंट है, ये सॉलिड का सरफेस है, तो ये जो एंगल है कौन है, टीटा है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये देख ये टेंजेंट है, ये सॉलिड का सरफेस है, ये जो एंगल है कौन है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, टीटा। यहाँ पे आप टीटा दिखा सकते हो क्या, नहीं, यही टेंजेंट है वही सॉलिड है, तो टीटा कितना रहेगा, 0 है। तो ये 3 केसेस का एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना, लिक्विड विच पार्शियली वेट सॉलिड, लिक्विड विच डज नॉट वेट सॉलिड, लिक्विड विच कंप्लीटली वेट्स। इस केस में कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, यहाँ पे कॉन्वेक्स, यहाँ पर प्लेन मेनिस्कस है, दिख रहा है कैसा मेनिस्कस है, यहाँ पर प्लेन मेनिस्कस है, यहाँ पर टीटा एक्यूट, यहाँ पर टीटा ऑब्ट्यूस, यहाँ पर टीटा 0 डिग्री, बनता ही नहीं है। समझ में आ रहा अच्छे से, और उसके पीछे का रीज़न क्या है वो मैंने आपको बता दिया। मेन जो मुद्दे की बात है ना, इधर अडेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, कोहेसिव फोर्स कम होता है, रिजल्टेंट सॉलिड में बनता है। इधर कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होता है, अडेसिव फोर्स कम होता है, रिजल्टेंट लिक्विड में बनता है। इधर कोहेसिव फोर्स इतना कम होता है कि उसको अडेसिव फोर्स की बनिस्बत हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो बचा खाली कौन सा, अडेसिव फोर्स। अब वही रिजल्टेंट भी हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, तो सरफेस अपने आप को स्टीप कर देते हैं ताकि 90 डिग्री पर बने हो। समझ में आ रहा है अच्छे से। अब एक चौथा केस है जो कि हाइपोथेटिकल केस, कैसा केस है बोल, हाइपोथेटिकल केस, जिसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 डिग्री का हो। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितने डिग्री का हो बेटा, 90 डिग्री का हो, ठीक है। और ये हाइपोथेटिकल केस है, ये रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करेगा। इधर देख, सब बोर्ड पर देखिए, सॉलिड, ठीक है, ये लिक्विड, बस हो गया ख़त्म। यहाँ पर अगर आप लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट देखोगे तो 90 डिग्री का बनेगा। देखते ज़रा बन रहा है क्या 90 डिग्री, इधर देख कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये अपना पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है बोल,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या बनाना होता है, टेंजेंट। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा बनेगा, टेंजेंशियल लाइन बनाओ ना उसको, इस पॉइंट पर टेंजेंट ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पर खड़ा क्यों बना था टेंजेंट, क्योंकि इधर सरफेस ये नहीं था, सरफेस ये था, तो ऐसा खड़ा टेंजेंट बना था। यहाँ पर सरफेस यही है ना, तो उसको टच करती हुई लाइन ऐसी बनेगी ना बेटा, ये टेंजेंट है। ये टेंजेंट सॉलिड का सरफेस किधर है, ये लाल वाला सॉलिड का सरफेस है। कितना एंगल दिख रहा है दोनों के बीच में, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, देख एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, 90 डिग्री। दिस इज योर टीटा, ये आपका टीटा है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इस केस में कोहेसिव फोर्स किधर होता है, एडहेसिव फोर्स किधर होता है, उसको समझो। तो सबसे पहले कोहेसिव फोर्स इधर रहेगा, ये आपका कोहेसिव फोर्स है। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये सॉलिड से 45 डिग्री पे रहेगा, सॉलिड से भी 45 और लिक्विड के सरफेस से भी कितना, 45। एडहेसिव फोर्स इधर रहेगा एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, ये रहेगा अपना एडहेसिव फोर्स। ये कोहेसिव फोर्स, ये एडहेसिव फोर्स। तो जब आप यहाँ पर पैरेललोग्राम लो लगाओगे ना बेटा, पैरेललोग्राम लो, ऐसा पैरेललोग्राम जब आप यहाँ पे लगाओगे, रिजल्टेंट को निकालने की कोशिश करोगे ए आर को, तो आपको लास्ट में ये वैल्यू मिलेगी। ज़रा ध्यान से देखना, आपको लास्ट में ये वैल्यू मिलेगी कि जो ए पी का, इसका कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखना है आपको। ए पी का जो वैल्यू है, किसका वैल्यू बोल, ए पी का वैल्यू, वो ए सी मतलब कोहेसिव फोर्स डिवाइड बाय √2 इसके बराबर रहेगी। इससे क्या रहेगी बोल, बराबर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री, ये दिख रहा है टीटा 90, ये दिख रहा है टीटा 90। एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री कब बनता है बोल, कब बनता है, जब एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव फोर्स डिवाइडेड बाय √2। तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बनता है बोल, 90 डिग्री। कैसा बनता है बोल, 90 डिग्री। अब क्या होगा बताना, अगर कोहेसिव फोर्स की वैल्यू, एडहेसिव फोर्स की वैल्यू कोहेसिव बाय √2 इससे ज़्यादा हो जाए, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एडहेसिव या कोहेसिव, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एडहेसिव ना। तो क्या होता है जब एडहेसिव की वैल्यू ज़्यादा हो, कैसा मेनिस्कस बनता है, कॉन्केव। और टीटा क्या होता है बोल, टीटा क्या होता है बोल, एक्यूट। टीटा एक्यूट और कॉन्केव मेनिस्कस, कॉन्केव मेनिस्कस, ठीक है ना। और अगर AC बाय √2 की वैल्यू AP से ज़्यादा हो जाए, आप कौन ज़्यादा है देख, कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है और एडहेसिव फोर्स कम है, कैसा मेनिस्कस बनेगा, कॉन्वेक्स। और टीटा कैसा रहेगा बोल, ऑब्ट्यूज। तो यहाँ पर टीटा ऑब्ट्यूज रहेगा, यहाँ पर टीटा क्या रहेगा बोल, ऑब्ट्यूज। और मेनिस्कस कैसा रहेगा बोल, कॉन्वेक्स मेनिस्कस रहेगा। तो ये जो केस है ना, ये बस आपको कॉन्वेक्सिसिटी और कॉन्केविटी की कंडीशन देता है। अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 से ज़्यादा है तो मेनिस्कस कॉन्केव ही बनेगा, और अगर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स बाय √2 से कम है तो मेनिस्कस कॉन्वेक्स ही बनेगा। और अगर दोनों की वैल्यू सेम हो जाए तो 90 डिग्री का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ऐसा प्लेन सरफेस रहेगा, जो कि कैसा केस है वो, हाइपोथेटिकल केस। समझ में आ रहा अच्छे से, ये चौथा केस है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 केसेस है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये तीनों याद रखना कंडीशंस, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन के लिए ना ये 3 आता है, 3 में से कोई एक आएगा, जाहिर सी बात है एक साथ तीनों नहीं है। या तो आपको कॉन्केव मेनिस्कस को समझाने के लिए बोलेगा, या कॉन्वेक्स मेनिस्कस को समझाने के लिए बोलेगा, या फिर प्लेन मेनिस्कस या जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को समझाने के लिए बोलेगा। एकदम अच्छे समझा, तो यहाँ पर ये पूरा टॉपिक फिनिश होता है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड शेप ऑफ मेनिस्कस, 2 टॉपिक, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड शेप ऑफ मेनिस्कस, ये 2 टॉपिक इधर खत्म होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ ड्रॉप। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बोल, शेप ऑफ ड्रॉप। जब भी किसी सॉलिड के ऊपर हम लोग किसी लिक्विड को डालते हैं ना, तो जो लिक्विड के ड्रॉप्स बनते हैं अलग अलग शेप में बनते हैं। बहुत सारे लिक्विड ऐसे होते हैं जिनके ड्रॉप देख ऐसे बनते हैं, इधर देख ऐसे बनते हैं, जैसे पानी, अगर पानी डालोगे आप सॉलिड के ऊपर तो उसका ड्रॉप ऐसा बनता है, सॉलिड पे चिपका हुआ रहता है। लेकिन बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिनके ड्रॉप ऐसे कंप्लीट स्फेरिकल बनते हैं। पानी का ड्रॉप ऐसा नहीं बनता है, चाहिए तो बेंच पे पानी डाल के देख लेना, इधर मत करना, घर पे गीला मत करना। पानी का ड्रॉप ऐसा गोल स्फेरिकल नहीं दिखेगा आपको, अरे हाँ सर मस्त एकदम गोल गोल गोटी के माफिक दिख रहा है, ऐसा नहीं। पानी के ड्रॉप्स आपको ऐसे दिखेंगे सॉलिड के ऊपर बनते हुए। लेकिन यही बेंच पे अगर आप मर्क्यूरी डाल दो, मर्क्यूरी, तो वो परफेक्ट ऐसा गोल गोल ड्रॉप बनेगा, मोती जैसा, समझ रहे। अब बहुत सारे लिक्विड होते हैं जिनको आप सॉलिड पे डालोगे ना तो ड्रॉप बनाता ही नहीं, स्प्रेड हो जाता है। क्या हो जाता है बोल, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है। जैसे रेनकोट के कपड़े पे कभी पानी डालना, रेनकोट का जो कपड़ा रहता है, अच्छा वाला रेनकोट, सस्ता वाला नहीं, अच्छा वाला रेनकोट, कभी उसके ऊपर पानी डालना, पानी रुकता ही नहीं उसके ऊपर, फैल के बिखर जाता है, गिर जाता है, पानी रुकता ही नहीं उसके ऊपर। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी सॉलिड के ऊपर लिक्विड डालने पर ऐसा ड्रॉप बनता है, कभी कभी सॉलिड के ऊपर लिक्विड डालने पर ऐसा ड्रॉप बनता है, और कभी कभी सॉलिड के ऊपर लिक्विड डालने पर वो रुकता ही नहीं है, स्प्रेड आउट कर जाता है। तो अब अपने को ये पढ़ना है, इसको बोलते हैं शेप ऑफ ड्रॉप।
व्हेन लिक्विड इज इन कॉन्टैक्ट विद सॉलिड, ये पढ़ना है अभी अपने को। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इन तीनों की कंडीशन पढ़नी है अपने को। समझ में अच्छे से? तो ये पूरा लिखो, फिर वो कराता हूँ। लिक्विड ड्रॉप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर लिक्विड को हम लोग पोर करते हैं, फेंकते हैं, तो लिक्विड के ड्रॉप भी एक पर्टिकुलर शेप्स में बनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो देखते हैं। सब बोर्ड पर देखो। अच्छा, इधर कुछ नया बताने जा रहा हूँ मैं आपको, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। देखो, अभी तक हम लोग सरफेस टेंशन का जो फोर्स कंसिडर करें वो लिक्विड के सरफेस पे कंसिडर करें। किधर कंसिडर करें बोल? इधर इधर। लाइक ये लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस, और इसके ऊपर कौन है बेटा? एयर, गैस। तो इन दोनों के बीच में जो सरफेस टेंशन का फोर्स आ रहा है टी, टेंजेंशियल फोर्स, खाली उसको कंसिडर करें। पर अब हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप के इंटरफेस पे सरफेस टेंशन का फोर्स कंसिडर करेंगे। लाइक नीचे लिक्विड, ऊपर एयर। अभी तक हम लोग ये देख रहे थे ना। अब समझो ऊपर एयर है, नीचे सॉलिड है, यहाँ पे भी हम लोग सरफेस टेंशन का फोर्स कंसिडर करेंगे। सर कहाँ से आएगा? जैसे लिक्विड में आता है वैसे यहाँ पे भी रहेगा, बस फर्क सिर्फ इतना है, लिक्विड में सरफेस टेंशन का फोर्स अच्छा खासा रहता है ना, उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। सॉलिड के केस में कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल, देखने को नहीं मिलेगा उसका इफेक्ट, पर हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह लिक्विड एयर हो गया, सॉलिड एयर हो गया, सॉलिड लिक्विड, एक सॉलिड एक लिक्विड, इसके बीच का भी लेंगे हम लोग। हाँ, तो सब लोग ध्यान से देखिए, डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखो। समझो एक सरफेस है, दिस इज द सरफेस, इसके ऊपर आपने लिक्विड को फेंका और लिक्विड का ड्रॉप लेट्स से ये शेप का बना, ये शेप का बना लिक्विड का ड्रॉप। दिस इज द शेप ऑफ द ड्रॉप। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट निकालो, कैसे निकालते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? सर सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे आने का, आगे उसके बाद एक टेंजेंट बनाने का, ये बन गया टेंजेंट। इस टेंजेंट, ध्यान से देख, इस टेंजेंट और सॉलिड के सरफेस के बीच का जो एंगल रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो देख बेटा, ये टेंजेंट है, ये सॉलिड है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है लिक्विड के अंदर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोल, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो थीटा कैसा है? देख, एक्यूट है। थीटा कैसा बेटा? एक्यूट। अब यहाँ पर देखते कौन कौन से सरफेस टेंशन का फोर्स हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले सरफेस टेंशन का फोर्स हम लोग यहाँ पर ले रहे थे, ये बता किसके किसके बीच में आ रहा है फोर्स? किसके किसके बीच में आ रहा है? ये कौन है? लिक्विड, और ये एयर। तो किसके किसके बीच में? लिक्विड और एयर। ये वाला फोर्स देख, किसके किसके बीच में? ये सॉलिड है ना नीचे, और ये कौन है? एयर। तो ये सॉलिड और एयर। और ये वाला बोलो, सॉलिड और लिक्विड। तो सबको नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, ठीक है। T1 क्या है बेटा? T1 क्या है देख, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट, किसी किसके बीच में बोल? सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, सही। T2 क्या बोल? T2 फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट सॉलिड एयर इंटरफेस। T3 क्या बेटा? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एट, बोलो बोलो, लिक्विड एयर इंटरफेस। और थीटा क्या है बोल? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। थीटा क्या है बेटा? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए T3 दिख रहा है, T1 और T2 मुझे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, T3 जो है वो अलग ही डायरेक्शन में दिख रहा है। तो इसको इसके पार्ट्स में रिजॉल्व करते हैं। कैसे आएगा देख, एक पार्ट हॉरिजॉन्टल आएगा और एक पार्ट वर्टिकल आएगा। इधर भी T3 लिखेंगे, इधर भी T3 लिखेंगे। देख इस वाले के साथ थीटा है ना, तो क्या आएगा? ये T3 cos थीटा और ये T3 sin। तो अब T3 हट गया, उसकी जगह पर ये दो फोर्स आ गए ना। ये T3 sin थीटा कैसे कर रहे देख, वर्टिकली अपवर्ड, तो उसको वेट फोर्स क्या कर रहा होगा? बैलेंस। उसको छोड़ दो। हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को देखो, राइट साइड पे कितने फोर्स है? 2, और लेफ्ट साइड पे कितना फोर्स है? 1। ये ड्रॉप इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में दोनों साइड का फोर्स कैसा होना चाहिए बोल? इक्वल होना चाहिए, वरना वो इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नहीं ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? एट इक्विलिब्रियम राइट साइड का फोर्स और लेफ्ट साइड का फोर्स कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो T2 की वैल्यू बराबर होना चाहिए किसके? T1 प्लस T3 cos थीटा। ऐसे cos थीटा को अकेला करते हैं। T1 इधर प्लस में, यहाँ आएगा तो क्या बच गया? इधर T3
कॉस थीटा। ये T3 इधर क्या कर रहा है, यहाँ आएगा तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T3, कौन बचा उधर, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा वहाँ पर लिख दो या यहाँ पर लिख दो, एक ही बात है ना। आप ज़रा ध्यान से देखेंगे बेटा, इस फॉर्मूले से हमको समझ में आएगा कौन से केस में ड्रॉप कैसे शेप का बनता है। तो सबसे पहला केस, सब बोर्ड पर देखा, केस 1। केस 1 क्या है, T2 की वैल्यू ज़्यादा है, T1 की वैल्यू कम है। T2 की वैल्यू मतलब ये वाला जो सरफेस टेंशन का फोर्स है वो इस वाले सरफेस टेंशन के फोर्स की बनिस्बत क्या बेटा, ज़्यादा है। T2 ज़्यादा और T1 कम। तो बताना ये वैल्यू ज़्यादा, ये वैल्यू कम, आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, पॉजिटिव। एंड T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 से कम है। ये माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो T3 से क्या है, कम। जाहिर सी बात है कम होना ही चाहिए, क्योंकि T3 जो है ये लिक्विड और एयर के बीच का सरफेस टेंशन है, सबसे ज़्यादा रहता है वो। अभी तक हम लोग कौन सा सरफेस टेंशन पढ़ रहे हैं, लिक्विड और एयर के बीच का ना। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 से क्या रहना चाहिए, कम। अब ऐसा होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा साइन थीटा और कॉस थीटा की लिमिट होती है, इन दोनों की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर ऊपर का नंबर बड़ा हो गया और नीचे का नंबर छोटा हो गया तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, 1.2 पॉइंट ऐसा आएगा। लेकिन ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है, तो आंसर कैसा आएगा, 0 पॉइंट। और ऐसा होना ही चाहिए, आंसर 0 पॉइंट में ही आना चाहिए, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 पॉइंट में ही होती है। 1.2 पॉइंट 3 पॉइंट ऐसा हो सकती है क्या, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकती। तो पहली कंडीशन क्या है, बोल जल्दी, T2 ज़्यादा है और T1 कम है। और दूसरी कंडीशन, ये T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 से कम है, ताकि कॉस थीटा की पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है ना। तो इस केस में कॉस थीटा कैसा रहेगा, कॉस थीटा कैसा रहेगा बेटा, पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा और अपने रेंज में रहेगा। रेंज मतलब 1 से छोटा रहेगा। अब अगर कॉस थीटा पॉजिटिव है तो थीटा कैसा रहेगा बताना, एक्यूट या ऑब्ट्यूज, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। इधर देख, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये 90 डिग्री है। एक्यूट की लाइन किधर आएगी, कौन से क्वाड्रेंट में आएगी, फर्स्ट में, सही है। और ऑब्ट्यूज की लाइन सेकेंड में, ऑब्ट्यूज की लाइन सेकेंड में, सही है। अब मुझे बताना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं तो कॉस थीटा भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है पर कॉस नेगेटिव होता है। तो अगर कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज, एक्यूट ना, क्योंकि वो पॉजिटिव आ रहा है, ऑल पॉजिटिव। यही अगर कॉस थीटा नेगेटिव आता तो एक्यूट बन रहा होता है या ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज, क्योंकि वो एंगल किधर आना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कौन सा एंगल, एक्यूट। तो कॉस थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा कैसा है बेटा, एक्यूट है। थीटा इज एक्यूट। यानी ड्रॉप कैसा बन रहा होगा, देख ड्रॉप कैसा बन रहा होगा, ये सॉलिड का सरफेस, ये सॉलिड का सरफेस, ठीक है, ये लिक्विड का ड्रॉप, ये लिक्विड का ड्रॉप, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा एक्यूट, ऐसा बन रहा होगा ड्रॉप। समझ में आ रहा है। केस 2 देखेंगे अभी सब लोग, ध्यान से देखना। केस 2, केस 2 में क्या कर रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखा। केस 2 में क्या कर रहा हूँ मैं, T2 का वैल्यू कम है, T1 का वैल्यू ज़्यादा है। यहाँ पे क्या था, T2 ज़्यादा था, T1 कम है, ये ज़्यादा था वो कम था। अब क्या हो रहा है, T2 कम है और T1 ज़्यादा है। हाँ एक चीज़ तो सेम है, T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 से क्या है, कम। तो एक ये वैल्यू T2 माइनस T1 T3 से क्या है बेटा, कम है। या फिर आप ऐसा लिखो, T1 माइनस T2 लिखो। क्यों ऐसा लिख रहे हो बता, क्योंकि T1 बड़ा है ना अब, तो इन दोनों को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो T3 से कैसी आ रही है, कम। तो आंसर कैसे आएगा, 0 पॉइंट में आएगा, जो कि आना ही चाहिए, 0 पॉइंट में ही आना चाहिए कॉस। हाँ T1 बड़ा है, T2 छोटा है, ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है, आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आएगा। तो कॉस थीटा कैसा आएगा बोल। और अगर कॉस थीटा नेगेटिव है मतलब थीटा एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज है, थीटा ऑब्ट्यूज है। तो ड्रॉप कैसा बनेगा देख, ये सॉलिड, ये ड्रॉप, ऐसा ड्रॉप बनेगा। Where is the point of contact? See, where is the point of contact? This is the point of contact. Tangent कैसा बनेगा देख, tangent, this is the tangent. Angle of contact, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट किसके किसके बीच का एंगल होता है, टेंजेंट और सॉलिड सरफेस। लेकिन नापना क्या होता है, लिक्विड के अंदर, ये है ना लिक्विड, ये है ना लिक्विड, तो ये टेंजेंट, ये सॉलिड सरफेस, लिक्विड के अंदर जब इसको नापोगे थीटा कैसा आ रहा है देख, ऑब्ट्यूज। तो वाटर का ड्रॉप ऐसा बनता है,
क्यों ऐसा बनता है समझा? क्योंकि उसमें इसकी वैल्यू ज़्यादा रहती है। सॉलिड एयर इंटरफेस का सरफेस टेंशन का वैल्यू सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस के सरफेस टेंशन की वैल्यू से ज़्यादा होती है, इसीलिए उसका ड्रॉप ऐसा बनता है। पर मर्क्यूरी का ड्रॉप ऐसा बनता है। क्यों ऐसा बनता है समझा? क्योंकि उसमें लिक्विड और सॉलिड के बीच के इंटरफेस का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है और सॉलिड और एयर के बीच के सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, इसलिए ऐसा ड्रॉप बनता है। केस 3 ध्यान से देखना। केस 3 क्या है बेटा? सब लोग ध्यान से देख। केस 3 है T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 के बराबर आ गई है। मतलब इन दोनों के सरफेस टेंशन का जो डिफरेंस आ रहा है वो T3 के क्या आ रहा है बोल? बराबर आ रहा है। तो इस केस में कॉस थीटा कितना रहेगा बताना? कॉस थीटा कितना रहेगा? ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, सेम हो कितना रहेगा ना? तो कॉस थीटा कितना आएगा? 1। और कॉस थीटा 1 कब होता है? एंगल कितना होना चाहिए बता? 0 डिग्री। कॉस थीटा 1 कब आता है? जब थीटा कितना डिग्री होगा बोल? कॉस 0 1 होता है ना। तो यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनना चाहिए? 0। मतलब जो कॉन्टैक्ट होगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये सॉलिड ये लिक्विड, ऐसा बनेगा, ताकि टेंजेंट ऑलमोस्ट पैरेलल आए। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनेगा बेटा? 0। देखना इस पॉइंट को जब आप टेंजेंट बनाओगे, इस पॉइंट को जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो ऑलमोस्ट ये रेड वाली लाइन को कैसा आएगा? पैरेलल है। अब पैरेलल है तो थीटा कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो ये तीसरा केस है, ठीक है ना। तो इस केस में ड्रॉप ऐसा बनता है, ये पहले वाले केस में। सेकेंड वाले केस में ड्रॉप ऐसा बनता है। थर्ड वाले केस में पूरे सॉलिड पे लिक्विड फैल जाएगा, प्रॉपर ड्रॉप नहीं बनाएगा लेकिन फैल जाएगा, सॉलिड को गीला कर देगा पूरी तरीके, ठीक है ना। केस 3। अच्छा ये कौन सी केस है मालूम? लिक्विड विच कंप्लीटली वेट सॉलिड, ये था पार्शियली वेट सॉलिड, ये था डज नॉट वेट सॉलिड, ये कंप्लीटली वेट सॉलिड। अब चौथा और आखिरी केस, केस 4। ध्यान से देखना बेटा। केस 4 में क्या है मालूम? T2 माइनस T1 की वैल्यू T3 से ज़्यादा हो गई। इन दोनों के सरफेस टेंशन का डिफरेंस T3 से कैसा आ रहा है बोल? ज़्यादा। ऊपर एक बड़ा नंबर है, नीचे एक छोटा नंबर है, आंसर कैसा आएगा? 1 पॉइंट या 2 पॉइंट ऐसा आएगा। अब कॉस थीटा की वैल्यू ये सब पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल हो रहा है समझ में आ रहा है ना बेटा? क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रही है और ये चीज़ इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता है। तो इस केस में होगा क्या मालूम? इस केस में होगा क्या मालूम? लिक्विड डज नॉट फॉर्म ड्रॉप, इट स्प्रेड्स आउट ऑन सॉलिड। लिक्विड ड्रॉप बनाएंगे नहीं बल्कि सॉलिड पे क्या कर जाएगा बोल? स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा, यानी वो सॉलिड को कुछ कर नहीं पाएगा, फैल जाएगा सब कुछ। तो ये 4 केसेस आपको याद रखने शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप के। इसका क्वेश्चन उतना अभी तक आया नहीं है लेकिन है टेक्स्ट बुक में, तो पढ़ा दियो। मेनिस्कस वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि सर बोले नहीं इंपॉर्टेंट है नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इसका क्वेश्चन उतना ज़्यादा आया नहीं। समझा अच्छे से? अब थोड़ी सी थेरी है, वो थेरी अपने को याद रखना है, सब लोग देखेंगे बेटा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इधर सुन, एक लिक्विड एक सॉलिड के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है तो ऐसा नहीं कि हमेशा सेम एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाएगा। कुछ चीज़ें जिसकी वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम ज़्यादा होती है, चेंज होती है। तो कौन कौन सी चीज़ें जिसके से एंगल ऑफ कांटेक्ट इफेक्ट होता है वो देखेंगे सब लोग। पेज नंबर 39, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कांटेक्ट, हेडिंग मिली। देखो क्या लिखा है, सबसे पहला फैक्टर कौन सा है? द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कांटेक्ट। लिक्विड और सॉलिड का नेचर, जाहिर सी बात है दोनों में से कोई भी एक बदलेगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जैसे अभी एग्जांपल दूं मैं आपको, वही वाटर वही ग्लास, एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बनाता है, लेकिन ग्लास को क्लीन कर दो एकदम और वाटर को एकदम प्योर कर दो तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो जो सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट में है उसका नेचर चेंज होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, इम्प्योरिटी। लिक्विड में कोई इम्प्योरिटी है या नहीं? इम्प्योरिटी मतलब कुछ भी चीज़ उसके अंदर डिजॉल्व है या नहीं, ठीक है ना। क्या लिखा है देख, impurities present in the liquid change the angle of contact। लाइक आप खाली पानी लो, उसको ग्लास में डालो, एंगल ऑफ कांटेक्ट नापो। अब उस पानी में नमक ऐड कर दो तो ये नमक किसकी तरह एक्ट कर रहा है? इम्प्योरिटी की तरह। किसकी तरह एक्ट कर रहा है बोल? इम्प्योरिटी की तरह। अब उसको ग्लास में डालो और फिर से एंगल ऑफ कांटेक्ट नापो, सेम आएगा क्या? नहीं। इम्प्योरिटी आई तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। तो सॉलिड या लिक्विड में से किसी एक का नेचर चेंज हुआ तो एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है। अगर लिक्विड में आपने कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बोल? चेंज होता है। थर्ड देखेंगे सब लोग, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो भी एंगल ऑफ कांटेक्ट बदलता है। कैसे बदलता है देखो, एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज इट्स एंगल ऑफ
कांटेक्ट। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाओगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता जाएगा बोल, कम होते जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा, याद रखना टेम्परेचर बढ़ाने पर एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होता है। आगे देखो क्या लिखा है, फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट है तब तक एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहेगा, जैसे टेम्परेचर चेंज होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा बोल, चेंज हो जाएगा। बस ये तीन चीज़ें जिसके ऊपर अपना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। पहला क्या था बेटा, नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरा इम्प्यूरिटी, लिक्विड में कोई इम्प्यूरिटी ऐड करोगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदलेगा। और तीसरा टेम्परेचर, जब तक टेम्परेचर सेम है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सेम रहेगा, टेम्परेचर बदले तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बदलेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, उल्टा रिलेशन है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है। ठीक है, तो ये है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कुछ सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस का आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है कुछ। पहला क्या देख, प्योर वाटर एंड क्लीन ग्लास, तो ये तो मैंने आपको बताया ना, प्योर वाटर और क्लीन ग्लास का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होता है, 0 डिग्री, पढ़ते ना। दूसरा क्या देख, क्लोरोफॉर्म विद क्लीन ग्लास, एकदम क्लीन ग्लास है उसके अंदर कौन सा लिक्विड भरे हो, क्लोरोफॉर्म, तो वहाँ पे भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनता है, 0। नेक्स्ट ऑर्गेनिक लिक्विड, कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड, ईथर, इथेनॉल, अल्कोहल, फिनॉल, कुछ भी, विथ क्लीन ग्लास, तो किसी भी ऑर्गेनिक लिक्विड को अगर क्लीन ग्लास में डालोगे तो उसका भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना बनता है बोल, 0। नेक्स्ट वन, ईथर विथ क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास में ईथर डाले कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, 16 डिग्री। कैरोसिन विथ क्लीन ग्लास कितना एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, 26 डिग्री। वाटर विथ पैराफिन, पानी भरना है लेकिन क्लीन ग्लास में नहीं भरना है, पैराफिन नाम का एक मटेरियल आता है उसके अंदर भरना है। किसके अंदर बेटा, पैराफिन के अंदर, मतलब जो कंटेनर है वो पैराफिन का बना होना चाहिए। तो वाटर होने के बावजूद भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसा बन रहा है देख, 107 डिग्री। ऑब्ट्यूज मतलब मिनिस्कस कैसा बनेगा बोल, कॉन्वेक्स बनेगा। पानी भी कॉन्वेक्स मिनिस्कस बना सकते, उसको ग्लास में नहीं डालना है, पैराफिन में डालना है। इसमें डालना है बोल पैराफिन। लास्ट वन, मर्क्यूरी विथ क्लीन ग्लास, अगर मर्क्यूरी को ग्लास में डालोगे तो वो भी ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है, 104 डिग्री, दिख रहा है 140 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ तक समझो सबको अच्छे से। अब आगे और थ्योरी है, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे वो कौन से फैक्टर है जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को इफेक्ट करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वो कौन से फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को इफेक्ट करते हैं। किसको इफेक्ट करते बोल, सरफेस टेंशन को। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना फैक्टर्स इफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन को भी 2 ही फैक्टर इफेक्ट करता है। कितना फैक्टर बेटा, 2, एक है इम्प्योरिटी, दूसरा है टेम्परेचर। तो पहला आपको क्या दिया देख, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, और दूसरा क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना। तो पहला आपको दिया है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, पहला क्या दिया बेटा, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी। अब जरा ध्यान से सुनो, आप लिक्विड में जो इम्प्योरिटी डाल रहे हो वो 3 टाइप की होती है, या तो होती है सॉल्युबल, या तो होती है इनसॉल्युबल, या तो होती है स्पेरिंगली सॉल्युबल। सॉल्युबल किसको बोलते हैं बोल, पूरी तरीके से लिक्विड में इम्प्योरिटी आपकी क्या हो गई, डिजॉल्व, जैसे पानी में नमक डाल दी पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। इनसॉल्युबल मतलब डिजॉल्व ही नहीं होगी, वैसे की वैसे ही पड़े रहेगी। और स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब थोड़ा बहुत डिजॉल्व होगी, ना पूरी तरीके से डिजॉल्व होगी ना पूरी तरीके से वैसे ही रखी है। जैसे मिसाल के तौर पर पानी में नमक डालोगे तो पूरा घुल मिल जाएगा, पानी में डिटर्जेंट डालेंगे तो बोल नमक की तरह घुलता है क्या वो, लेकिन अलग से रखा हुआ भी नहीं रहता, कुछ तो हो रहा है ना अंदर, थोड़ा बहुत तो डिजॉल्व हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो अब फंडा कैसा है, अगर आपने लिक्विड में कोई ऐसी इम्प्योरिटी डाली है जो उसमें कंप्लीटली सॉल्युबल है, कैसी है बोल, कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो ऐसी इम्प्योरिटी लिक्विड के सरफेस टेंशन को बढ़ा देती है। ऐसी इम्प्योरिटी लिक्विड के सरफेस टेंशन को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। लेकिन अगर आपने पानी में कोई ऐसी इम्प्योरिटी डाली है जो या तो स्पेरिंगली सॉल्युबल है या तो इनसॉल्युबल है, तो लिक्विड का सरफेस टेंशन घटा देता है। वैसे ये इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी क्या है बोलो, क्या है, अगर आपने किसी भी लिक्विड में एक ऐसी इम्प्योरिटी को डाला है जो उसमें कम्प्लीटली सॉल्युबल है, तो वो इम्प्योरिटी उसका सरफेस टेंशन क्या कर देगी, बढ़ा देगी। लेकिन अगर आपने लिक्विड में कोई ऐसी इम्प्योरिटी डाली है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल है या फिर इनसॉल्युबल है, तो वो इम्प्योरिटी उस लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या कर देगी, घटा देगी। समझ में अच्छे से, देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, नंबर 1, व्हेन soluble substance such as common salt, that is sodium chloride, is dissolved in water, the surface tension of water increases। समझ में आ रहा है, तो ये 2 वर्ड उधर चाहिए तो अंडरलाइन कर लो, soluble और इंक्रीजेस, ऐसा अंडरलाइन कर लो, सॉल्युबल और इंक्रीजेस। अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी आ रही तो सरफेस टेंशन क्या होगा बोल, बढ़ेगा। सॉल्युबल इम्प्योरिटी आ रही तो सरफेस टेंशन क्या होगा बोल, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, व्हेन अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस
such as phenol or detergent is mixed with water, surface tension of water decreases. उसमें भी अंडरलाइन करो, sparingly soluble decreases, sparingly soluble decreases. अगर sparingly soluble impurity ऐड हुई है तो surface tension क्या होगा बेटा, कम होगी. इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कपड़े धोने में, मालूम, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग कपड़ों को धोने में. आपको कपड़ा धोना है, समझो बहुत दाग आग लगा है उसके ऊपर, तो आप सिर्फ पानी से धोगे या पानी में डिटर्जेंट डाल के धोगे? पानी में डिटर्जेंट डाल के धोगे. तो पानी में डिटर्जेंट डालने से ऐसा क्या हो जाता है कि कपड़ा साफ हो जाता है? कभी सोचे हो? डिटर्जेंट डालने से ऐसा क्या होता है कि कपड़ा क्लीन हो जाता है? सिर्फ पानी क्यों नहीं उसको क्लीन कर पा रहा है, डिटर्जेंट क्यों डालना पड़ रहा है? अब आप बोलोगे सर डिटर्जेंट डालेंगे तो जर्म्स वगैरह को किल करे. जर्म्स वगैरह की बात नहीं चल रही इधर, स्टेन की बात चल रही. किसकी बात चल रही? स्टेन, स्टेन, दाग, दाग, टाइड वाला दाग, दाग अच्छे. ऐसा क्या हो रहा है कि सिर्फ पानी दाग नहीं मिटा पा रहा है और पानी में डिटर्जेंट डाल दिए तो दाग मिट जा रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? तो इसके पीछे पूरा रीज़न है सरफेस टेंशन. क्या रीज़न है इसके पीछे? सरफेस टेंशन. असल में होता क्या है, हमारे जो कपड़े होते हैं ना, फैब्रिक हमारी जो फैब्रिक होती है, अगर आप इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो इनमें धागे होते हैं जो ऐसे जाल बनाए हुए होते हैं. मालूम है आपको? ऐसा होता है हमारा फैब्रिक. टाइड, सर्फ एक्सेल, ये सब का ऐड देखे तो उसमें ऐसा फैब्रिक दिखाता है जूम करके, ऐसा माइक्रो लेवल पर जाकर. तो होता क्या है, जब हम लोग कपड़ों को पहनते हैं तो दाग क्यों लगता है मालूम? कपड़ों पर डस्ट आ रही है, धूल मिट्टी कुछ गिर गया, तो ये जो डस्ट होती है ना, इस फैब्रिक के पोर में जाके इधर बैठ जाती है, ऐसा यहाँ पे ऐसे बैठ जाती है. तो जब वो उसमें बैठती है तो वहाँ पर अपने को कपड़े के ऊपर दाग दिखता है कि कपड़ा गंदा हो गया, मैला हो गया, मैला कुचैला हो गया. अब अगर आप चाहते हो कि ये साफ़ हो तो आपको करना क्या है मालूम? पानी लेना है, पानी से इसको ऐसे धोना है कि जो पानी है ना वो इस पोर के आर पार हो जाए. यहाँ से पानी आया, इस पोर के उस तरफ चले गया, तो जब पानी पोर के आर पार जाएगा तो अपने साथ किसको लेके जाएगा? ये स्टेन को, ये दाग को लेके जाएगा, और कपड़ा क्या हो जाएगा बोल? साफ़ हो जाएगा. अब जो नॉर्मल पानी होता है ना, इसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होता है. सरफेस टेंशन क्या होता है? ज़्यादा. मतलब ये पानी अगर उसको कहीं पर बाउंड्री मिल रही है, अगर कहीं पर उसको बाउंड्री मिल रही है तो अपना सरफेस एरिया बढ़ाना चाहिए या घटाना चाहिए? घटाना चाहिए. सरफेस टेंशन ज़्यादा है ना उसका. तो जब आप इस पानी को इसके ऊपर डालोगे तो ये क्या करेगा मालूम? इस स्टेन को अपने साथ आर पार लेके जाने की बजाय यहाँ पर एक लेयर बना लेगा पानी का, ऊपर ऐसा एक, यहाँ पर एक लेयर बना लेगा, यहाँ पर एक लेयर बना लेगा. खींचा हुआ है ना वो, तो उधर रुक जाएगा वो पानी, उधर आर पार नहीं जाएगा बल्कि रुक जाएगा. पोर्स के ऊपर वो पानी क्या हो जाएगा बोल? रुक जाएगा. तो कपड़ा साफ़ होगा क्या? नहीं. सरफेस टेंशन बहुत हाई है उस पानी का. हमको कुछ भी करके इसका सरफेस टेंशन घटाना पड़ेगा. इसके अंदर जो खिंचाव है उसको क्या करना पड़ेगा? कम, ताकि ये पानी क्या हो जाए बोल? आर पार चला जाए, ना कि उधर पे अपने आप को रोक ले, जाल पे रुक जाए जाकर. तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में क्या ऐड कर देते हैं? डिटर्जेंट. अब डिटर्जेंट कैसी इम्प्योरिटी है? स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी. अब जैसे ही आपने पानी में स्पेरिंगली सोल्यूबल इम्प्योरिटी यानी डिटर्जेंट को ऐड किया, उसका सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा. सरफेस टेंशन कम हुआ, पानी में खिंचाव कम आया, तो अब जब इस पानी को आप पोर के ऊपर डालोगे ना, तो वो इस पोर से उस साइड निकलेगा, आर पार निकलेगा. तो अपने साथ स्टेन को भी क्या करेगा? लेके निकलेगा, और कपड़े क्या हो जाएंगे बोल? साफ हो जाएंगे. इसमें खिंचाव नहीं है, तो ये पोर्स के ऊपर अपने आप को एक सरफेस के तौर पे नहीं बनाएगा बल्कि आर पार चला जाएगा. तो डिटर्जेंट डालने पर कपड़े साफ क्यों होते हैं समझा? क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है बोल? बढ़ जाता है, जिसके से पोर में से स्टेन निकालना क्या होता है बेटा? आसान. तो उसके पीछे भी फिजिक्स है. घर पे अम्मी को मत समझाने बैठना, नहीं लाफा नहीं मारेगा. जो पिटनी से कपड़ा धोती ना, उससे तुम लोग को धोने वाली है. तो पिटनी रहती, और पिटनी से भी अपन इसीलिए मारते हैं. अब तो कोई नहीं यूज़ करता है, अब तो वॉशिंग मशीन आ गई सबके घर में. पहले जब हाथ से कपड़े धुले जाते थे ना, तो ऐसा पिटनी जैसा रहता था. ऐसा शरीफे से काम है, 7 बजे ब्रेक होगा. ये देख काम है तेरे को, ध्यान दे उसको, जब तक मैं पिटनी विटनी से. तो मेन मुद्दा ये है, अगर आपको कपड़ों को साफ धुलना है, स्टेन को निकालना है, तो आपको पानी का सरफेस टेंशन बढ़ाना पड़ेगा. उसके अंदर खिंचाव को कम करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन को कम करना पड़ेगा, ताकि आराम से पानी आर पार चला जाए. समझ रहे? इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं बोल? डिटर्जेंट मिलाते हैं. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हेन वाटर इज मिक्स विद डिटर्जेंट व्हाई डज इट क्लीन्स क्लॉथ? कपड़ा साफ़ क्यों हो जाता है अगर हम लोग पानी में डिटर्जेंट मिला दें? मेरी बात सुनो, आपस में बात मत करो. मैं कपड़ा धोना सिखा रहा हूँ, तुम्हारे ज़्यादा काम की बेटा, थोड़ा ध्यान से सुनो. कल को तुम्हारा बच्चा पूछ लिया तुमसे, मम्मी चल डालने से कपड़ा साफ क्यों हो जाता है? तो
तो आप साइंस स्टूडेंट हो, उसको जवाब देते आना चाहिए। सरफेस टेंशन पढ़ाने लगना उसको वहाँ पे, इतने अच्छे से पढ़ाना कि तुमसे नफरत करने लगे बच्चे, दोबारा तुम्हारे आसपास ना घूमे। नालायक लोग। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, तो डिटर्जेंट ऐड करने पर वाटर का सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जो चेंज होता है, कौन सा है वो? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, जिससे से कपड़े धुल जाते हैं। देखो वहाँ पे दिया है आपको, क्या एक्सप्लेनेशन दिया देखेंगे सब लोग। फॉर एग्जाम्पल, अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स विथ वाटर टू वॉश क्लोथ्स. Due to this, the surface tension of the water decreases and water makes good contact with the fabric and is able to remove tough stain. सेम चीज़ मिली। आगे बढ़ते बेटा, अभी बात करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी की। अभी किसकी बात करें हम लोग? इनसॉल्युबल। तो मैंने बताया स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्योरिटी भी सरफेस टेंशन को घटाती है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी भी सरफेस टेंशन को घटाती है। देखो क्या दिया उधर, व्हेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी इज एडेड इनटू वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज। अंडरलाइन करो, इनसॉल्युबल और डिक्रीजेज, ये दो वर्ड को अंडरलाइन करो, इनसॉल्युबल और डिक्रीजेज। कर लिए? When impurity gets added to any liquid, the cohesive forces for that liquid decreases, which affect the angle of contact and hence the shape of the meniscus. Impurity add करने से ना सिर्फ surface tension change होता है, बल्कि और क्या change होता है? Angle of contact और shape of meniscus। वो तो अभी पीछे पढ़ के आ रहे ना, impurity add करने से angle of contact क्या होता है बेटा? Change होता है। खैर, आपको मेन मुद्दा ये याद रखना है, अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन बढ़ता है, स्पेरिंगली सॉल्युबल ऐड करेंगे तो सरफेस टेंशन घटता है, इनसॉल्युबल ऐड करेंगे तो भी सरफेस टेंशन घटता है। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया स्पेरिंगली सॉल्युबल इम्प्योरिटी की, कौन सी? डिटर्जेंट की। इसकी भी एक एग्जांपल देता हूँ। देखो हमारे घर के आसपास कहीं पर पॉट होल बन जाता है, उसमें बारिश का पानी, गंदा पानी जमा होने लगता है, तो उसमें मॉस्किटोज बनते हैं, मालूम है ना? क्योंकि जो मॉस्किटो होती है वो अपने एग्स को पानी के सरफेस के ऊपर ले कर देते हैं, पानी के सरफेस पे ले कर देते हैं, जिसके से एग उसके ऊपर क्या करता है बोल? फ्लोट करता है, और फिर उसमें से नए मॉस्किटो निकलते हैं। तो यूजुअली क्या किया जाता है, अगर आप चाह रहे हो कि कहीं पर पानी जमा है और उसमें मच्छर ना पल पाए, तो आपको क्या करना है, उस पानी के ऊपर कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी डाल देना है। समझो आपने घासलेट डाल दी, पानी पे घासलेट डाल दी। अब इससे क्या होगा, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी आपने ऐड किया, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा बोल? घटेगा। सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? घटेगा। तो अब कोई मॉस्किटो अपना एग उसके ऊपर ले करेगा ना, तो फ्लोट नहीं करेगा, बल्कि डूब जाएगा अंडा वो। समझ रहे? तो ऐसे गांव देहात वगैरह में देखोगे आप, जब कहीं पर गड्ढे में पानी नहीं जमा होने लगता है ना, तो मच्छरों से बचने के लिए ना उन लोग पानी के ऊपर ऐसा घासलेट या तेल वगैरह ऐसा डाल देते। आग नहीं लगी, पानी पे आग कौन लगे? रजनीकांत समझ रही है अपने आप को। पानी पे आग लगाएगी, आग लगा दिया, आग लगा दिया पानी के ऊपर ऐसा। समझा क्यों ऐसा करते? समझा? इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को आप ऐड करोगे, पानी का सरफेस टेंशन क्या होगा? कम। सरफेस टेंशन कम होगा तो जो मॉस्किटो वगैरह के एग्स वगैरह रहेंगे वो फ्लोट करने की बजाय सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। समझ अच्छे से? ये हो गया इम्प्योरिटी। सेकंड क्या है देख, सेकंड क्या है बेटा बोलो? टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन के साथ क्या होता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर भी सरफेस टेंशन घटता है। देखो उधर क्या लिखा है, इन मोस्ट लिक्विड, सब नहीं, क्या लिखा है? मोस्ट। मोस्ट मतलब ज़्यादातर, मतलब कुछ एक्सेप्शन भी होंगे, बिल्कुल है, आगे देखेंगे कौन से एक्सेप्शन है। देखो क्या लिखा है, इन मोस्ट लिक्विड, ज़्यादातर लिक्विड्स में एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन डिक्रीजेज। अंडरलाइन कर लो, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सरफेस टेंशन डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा? डिक्रीज होता है। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब इसका भी दो एप्लीकेशन बताता हूँ मैं आपको, इसका भी दो एप्लीकेशन बताता हूँ। सुनो, जब हम लोग कॉटन के नए कपड़े खरीदते हैं ना, थोड़े महंगे होते हैं, कॉटन के कपड़े महंगे होते हैं, है ना, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि उसको जब पहली दूसरी बार धुलेंगे ना, तो उसमें से कलर बहुत सारा निकल जाता है, कलर पूरा फेड आउट कर जाता है, और फिर दो धुलाई के बाद वो कपड़े की पाट लग जाती है। तो यहाँ हम लोग ना कपड़े खरीदते हैं ना, तो उसके ऊपर लगे हुए टैग को कभी पढ़ते नहीं, तो उस पर प्रिकॉशंस वगैरह लिखा रहता है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपका कपड़ा बचा हुआ रहे, सलामत रहे, तो इन चीज़ों को फॉलो करो, ऐसा प्रिकॉशन। हम लोग उसको निकाल के कैंची से काट के फेंक देते, वो अपने काम का नहीं रहता। आप कितना भी महंगा कॉटन खरीद लो, कितना भी महंगा कॉटन खरीद लो, कॉटन फैब्रिक इज़ द रियल फैब्रिक, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं, वो नेचुरल फैब्रिक है। नेचुरल जो कॉटन मिलता है, कॉटन के प्लांट से, कपास के पौधे से जो कॉटन मिलता है, उससे जो फैब्रिक बनाया जाता है लूम के ज़रिए। आजकल तो पावर लूम आ गया, पहले हैंड लूम होता था, कट 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 कट, देखिए, तो उसको फैब्रिक को मिलाकर कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं। तो जो प्योर कॉटन का कपड़ा होता है ना बेटा, उसके ऊपर कलर चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर ऊपर से पिगमेंट डाल के कलर चढ़ाया जाता है, क्योंकि प्योर कॉटन इज ऑलवेज वाइट।
कॉटन देखे आपने, रुई देखे, रुई कैसे कलर की होती है, वाइट कलर। तो उसके ऊपर कलर हमेशा चढ़ाया जाता है जो फैब्रिक्स के अंदर एब्जॉर्ब हुआ रहता है। क्या रहता है बोल, एब्जॉर्ब हुआ रहता है, जिस वजह से आपको कलर दिखता है। तो आप कितना भी अच्छा कॉटन का कपड़ा खरीद लो, वो कलर छोड़ेगा ही छोड़ेगा, कितना भी महंगा खरीद। जितना प्योर कॉटन रहेगा उतना ज़्यादा कलर छोड़ेगा वो, अनटिल एंड अनलेस यू आर वेयरिंग इट वाइट। हाँ, अगर आप उसको वाइट पहन रहे हो तब उसकी रंगत नहीं जाएगी। देख, कॉटन का वाइट सबसे ज़्यादा प्यारा दिखता है देखने में, शाइन नहीं रहती उसमें, चमक नहीं रहती है। चमक वाला वाइट पहन लो तो वो समझ में आ रहा है ना, कुछ और ही दिखने लगता है। प्योर वाइट अगर आप कॉटन का पहनोगे तो आपको एकदम प्योर, हाँ दिख रहा है सफ़ेद पहना है सामने वाला, ऐसा है कि नहीं। तो कॉटन के कपड़े कलर छोड़ते क्यों, क्योंकि उसमें हमने पिगमेंटेशन ऐड करके कलर को एब्जॉर्ब करा है। तो टैग वगैरह अगर आप कभी पढ़ोगे ना, अगर आपने कॉटन का कपड़ा खरीदा है तो उसके ऊपर ऐसा लिखा रहता है कि पहले 1-2 बार जब आप उसको वॉश कर रहे हो ना, ठंडे कपड़े से धुलो, कोल्ड वाटर से उसको वॉश करो, ऐसा लिखा रहता है। रिंस इट विथ कोल्ड वाटर, ऐसा लिखा रहता है वहाँ पे, फिजिक्स है उसके पीछे। टेम्परेचर ज़्यादा होने पर सरफेस टेंशन क्या होता है, कम। तो बताना, टेम्परेचर कम होने पर सरफेस टेंशन क्या रहेगा, ज़्यादा। तो आप ठंडे पानी से जब उस कपड़े को धुलोगे तो सरफेस टेंशन बहुत हाई रहेगा ठंडे पानी का, इतना हाई रहेगा कि वो पोर्स को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। सरफेस टेंशन इतना हाई रहेगा कि इन धागों को, इन पोर्स को पानी पेनिट्रेट नहीं करेगा। अब पानी जब पोर्स को पेनिट्रेट नहीं करा तो अपने साथ पिगमेंटेशन लेके बाहर आएगा क्या, नहीं। तो कपड़े का कलर फेड नहीं होता है। तो आप कभी वो टैग पढ़ेंगे ना बेटा, तो उस पर ऐसा लिखा रहता है कॉटन के कपड़े अगर हम लोग खरीदेंगे तो, कि जब आप इस कपड़े को रिंस कर रहे हो, पानी में गार रहे हो, धो रहे हो, तो कैसा पानी यूज़ करो, ठंडा पानी यूज़ करो। क्यों कोल्ड वाटर यूज़ करो, क्यों, कोल्ड वाटर का सरफेस टेंशन क्या रहेगा, बहुत हाई रहेगा, जिस वजह से पोर्स का पिगमेंटेशन, कलर फेड नहीं होगा वो। समझ रहते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। न्यू कॉटन क्लॉथ्स आर एडवाइज टू वॉश विथ कोल्ड वाटर, एक्सप्लेन वाई, ऐसा, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखेंगे बेटा सब लोग। For example, it is suggested that new cotton fabric should be washed in cold water. In this case, water does not make good contact with the fabric due to its higher surface tension. ठंडा पानी होने की वजह से टेम्परेचर कम है, सरफेस टेंशन क्या रहेगा, हाई। सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो फैब्रिक के साथ अच्छा कांटेक्ट बनेगा क्या पानी का, नहीं, वो पोर्स वगैरह के अंदर जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। द फैब्रिक डज नॉट लूज इट कलर बिकॉज ऑफ दिस, जिस वजह से फैब्रिक का कलर लूज नहीं होता है, फेड नहीं होता है। एक एग्जाम्पल और है इसकी, कपड़ों पे कुछ ज़िद्दी दाग लगा हुआ रहता है ना, छूट ही नहीं रहे, साफ ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा बोला जाता है कि गर्म पानी से धुलो उसको। कैसे धुलो उसको, गर्म पानी से। ऐसा क्यों, अब तुम लोग दो आंसर में को। पानी गर्म है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा मतलब सरफेस टेंशन कम है। सरफेस टेंशन जितना कम रहेगा, पानी पोर्स के अंदर उतना अच्छे से पेनिट्रेट करके स्टेन को क्या करेगा, साफ करेगा। समझा, देख आगे लिखा हुआ है। हॉट वाटर इज यूज टू रिमूव टफ स्टेन ऑन फैब्रिक। अगर फैब्रिक के ऊपर कोई टफ स्टेन, कोई ज़िद्दी दाग लगा हुआ है जो नहीं मिट रहा है, टाइट से भी नहीं मिट रहा है, समझ में आ रहा है, तब हॉट वाटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्यों, देखो ज़रा ध्यान से देखो, बिकॉज ऑफ इट्स लोअर सरफेस टेंशन, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन क्या रहता है बेटा, कम रहता है। एकदम अच्छे से समझा। तो ज़्यादातर लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम होता है, लेकिन मैंने बोला ना ज़्यादातर, कुछ लिक्विड ऐसे भी है जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम नहीं होता है, उल्टा बढ़ने लगता है। तो दो एग्जाम्पल दिया उधर। इन द केस ऑफ मोल्टेन कॉपर और मोल्टेन कैडमियम, द सरफेस टेंशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दो एक्सेप्शन अंडरलाइन कर लो। पिघला हुआ कॉपर, पिघला हुआ तांबा और पिघला हुआ कैडमियम, ये दो लिक्विड ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका सरफेस टेंशन कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। एकदम अच्छे से समझा। अब एक लास्ट चीज़ इधर और है, सुनो मेरे को वापस से, इधर देखो, सब अंडरलाइन के लिए, सब मेरे को देखो। ज़्यादातर लिक्विड के लिए क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम होता है। अब आप समझो टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, सरफेस टेंशन कम हो गया, टेम्परेचर और बढ़ा रहे हो, सरफेस टेंशन कम हो गया। ऐसे ही करते गए एक टाइम आएगा ना जब टेम्परेचर बढ़ाते आप इतना बढ़ा दोगे कि सरफेस टेंशन कम होते होते कितना हो जाएगा, 0। तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का सरफेस टेंशन 0 हो जाता है, उसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते बोल, क्रिटिकल। तो एक डेफिनेशन दिया नीचे, द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स 0 एट क्रिटिकल टेम्परेचर। सबको एकदम अच्छे से समझा। तो यहाँ पर हो गया आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन। तो दो फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं, नट शेल में बता रहा हूँ, दो सुनो ज़रा। दो फैक्टर है जो सरफेस टेंशन को अफेक्ट करते हैं, एक है इम्प्योरिटी, दूसरा है टेम्परेचर। इम्प्योरिटी का क्या फंडा है, अगर आपने सॉल्युबल इम्प्योरिटी ऐड किया है तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल ऐड किया है तो सरफेस टेंशन घटेगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल की एग्जांपल है डिटर्जेंट वाली, और इनसॉल्युबल वाली एग्जांपल है मॉस्किटो ले, एग वगैरह, ठीक है ना। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने पर ज़्यादातर लिक्विड का सरफेस टेंशन क्या होता है, कम होता है।
इसकी भी 2 एग्जाम्पल है। न्यू कॉटन फैब्रिक को ठंडे पानी से धोने के लिए कहा जाता है, क्यों? ताकि उसका सरफेस टेंशन कम रहे और कलर फेड ना हो। और टफ स्टेन्स को रिमूव करने के लिए हॉट वाटर का इस्तेमाल करने के लिए बोला जाता है, क्यों? ताकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम रहे। ठंडा पानी यूज़ करोगे सरफेस टेंशन ज़्यादा रहेगा, कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा, कलर नहीं फेड होगा, ठीक है ना। गर्म पानी यूज़ करोगे सरफेस टेंशन कम रहेगा, गुड कॉन्टैक्ट बनेगा, टफ से टफ स्टेन भी इजीली क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। समझ आ रहा है? हाँ, कुछ लिक्विड ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर सरफेस टेंशन कम होने की बजाय बढ़ता है। मोल्टेन कॉपर, मोल्टेन कैडमियम। समझा अच्छे से? नाउ स्टार्टिंग विद दी नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक? देखो, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। अक्रॉस द सरफेस ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है? इधर ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से देखें बेटा। अक्रॉस द सरफेस ऑफ लिक्विड का मतलब क्या है? समझिए, लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है। अक्रॉस मतलब एक पॉइंट अगर आपने लिक्विड के इस साइड लिए तो एक पॉइंट आपको बाहर की साइड लेना है। तो हम लोगों को ये देखना है कि लिक्विड के अक्रॉस 2 पॉइंट अगर मैं लूँ तो इन दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है, अलग होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कैसा होता है? तो वो डिपेंड करता है लिक्विड का जो सरफेस है ना, उसके शेप पर। किस पर बेटा? उसके शेप पर। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें अक्रॉस द सरफेस दोनों पॉइंट पर प्रेशर सेम होता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बाहर प्रेशर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है। एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें बाहर कम होता है और अंदर ज़्यादा होता है। तो कौन सी कंडीशन है, क्यों कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है, क्यों कहाँ पर प्रेशर कम है, वो सब मैं आपको समझा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड सरफेस, 3 केसेस के, तीनों आपको एकदम अच्छे से समझना है। और ये 3 आपको समझेगा तो आगे आने वाले दो टॉपिक समझेंगे। एक डेरिवेशन करना है हमको, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और अ लिक्विड बबल, और फिर कैपिलैरिटी, कैपिलरी एक्शन, सरफेस टेंशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिसको ये वाला मुद्दा समझेगा ना जो अभी पढ़ाने जा रहा हूँ, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड सरफेस, उसको कैपिलरी एक्शन समझेगा। जिसको ये नहीं समझा उसको कैपिलरी एक्शन भी नहीं समझेगा। समझ में आ रहा है? तो इधर ध्यान से सुनो, इधर ध्यान से सुनो। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ लिक्विड सरफेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, 3 केसेस ले रहा हूँ, 3 केसेस कर रहे हैं हम लोग इसमें। पहला केस है जिसमें लिक्विड का जो सरफेस है ना वो प्लेन है। कैसा बेटा? प्लेन है। पहला केस है जिसमें लिक्विड का सरफेस प्लेन है। दूसरा केस है जिसमें लिक्विड का जो सरफेस है ना वो कॉनकेव है। कैसा है बोल? कॉनकेव। और तीसरा केस अब आप भी समझ गए होंगे, लिक्विड का सरफेस कैसा है बोल? कॉन्वेक्स है। तो इन तीनों केस में पढ़ते हैं कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा या कम रहेगा, या सेम रहेगा, या कैसा रहेगा। तो हमको 2 पॉइंट कंसिडर करना है। एक पॉइंट जस्ट बिलो द लिक्विड ए और एक पॉइंट जस्ट अबव द लिक्विड बी। ये ए और बी के बीच में एकदम नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, एकदम जस्ट अबव जस्ट बिलो। यानी ए और बी के बीच में कितना डिफरेंस है बोल, कितना डिस्टेंस है? नेग्लिजिबल, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो, ना के बराबर। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। सबसे पहला तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स लग रहा होगा। लिक्विड के सरफेस पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स होता है वो? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। कौन सा फोर्स होता है बोल? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये आपको सरफेस टेंशन का फोर्स दिख रहा है। अब इमेजिन करो, एक लिक्विड का सरफेस है, एक टेंजेंशियल फोर्स इधर लग रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स इधर, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर। तो सारा सरफेस टेंशन का फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा, बैलेंस कर देगा। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के फोर्स का कुछ भी लेना देना है क्या? नहीं, क्योंकि वो क्या हो जा रहा है बोल? बैलेंस हो जा रहा है, कैंसिल आउट कर दे रहा है। अब बात करते हैं पॉइंट ए के ऊपर प्रेशर कहाँ से आ रहा होगा? कहाँ से आ रहा होगा बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ से आ रहा होगा बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पॉइंट बी के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, FB। किसकी वजह से बोल? किसकी वजह से? ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पॉइंट बी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब मुझे बताना बी और ए के लेवल में कितना फ़र्क है? नेग्लिजिबल, बिल्कुल नहीं। तो हमने पढ़ा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम के लिए, अगर कोई 2 पॉइंट सेम लेवल पे तो प्रेशर भी क्या होता है? सेम। तो बी के ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता तो ए के ऊपर भी कौन सा लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। तो मुझे बताना FB और ए के ऊपर एक्ट करने वाले FA, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी? सेम। क्योंकि दोनों पे प्रेशर कौन सा लग रहा है बोल? प्रेशर कौन सा लग रहा है बोल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि अगर सरफेस प्लेन है तो सरफेस के अक्रॉस कहीं भी प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, कहीं भी प्रेशर कम नहीं होता, दोनों साइड प्रेशर कैसा होता है? इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है समझा? क्योंकि उसमें सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कैंसिल, बैलेंस आउट हो जाता है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर रहेगा सेम उतना ही जस्ट नीचे भी रहेगा। तो अगर प्लेन सरफेस है, कैसा सरफेस है बोल? प्लेन सरफेस है। अगर प्लेन सरफेस है तो आउटसाइड का प्रेशर
फोर्स सेम है तो प्रेशर भी सेम रहेगा ना यार, फोर्स सेम है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया तो सेम ही है ना दोनों केस में, तो फोर्स सेम है तो प्रेशर भी क्या रहेगा बोल, सेम। तो अगर प्लेन सरफेस है तो आउटसाइड का प्रेशर और बोलना इनसाइड का प्रेशर, दोनों प्रेशर कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। अब देखते हैं कॉनकेव होगा तो क्या होगा, कॉनकेव होगा तो क्या होगा। तो फिर से 2 पॉइंट, एक पॉइंट जस्ट बिलो द लिक्विड सरफेस ए, एक पॉइंट जस्ट अबव द लिक्विड सरफेस बी। तो इस बी के ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा एफ बी, किसकी वजह से लग रहा है बोलिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फोर्स लग रहा होगा, क्या नाम देंगे उसको बोल, एफ ए, क्या नाम देंगे बोल, एफ ए, सही है। तो बी के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी, ए के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए, दोनों सेम ही लग रहे हैं। हाँ, अब देखते हैं सरफेस टेंशन का फोर्स। सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस को हमेशा कैसा लगता है, हमेशा कैसा लगता है बोल, टेंजेंशियल। सरफेस टेंशन का फोर्स सरफेस को कैसा होता है, टेंजेंशियल। तो इस पॉइंट ए के ऊपर बी पे सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, कह रहे बी हवा में है उसको मत देख, लिक्विड के सरफेस में कौन है, ए है ना, तो सरफेस टेंशन का फोर्स लिक्विड की फिल्म में आता है ना, सरफेस फिल्म में, तो ए के ऊपर आएगा सरफेस टेंशन का फोर्स, कैसा आएगा बोल, टेंजेंशियल। तो ये ए जो कि लिक्विड के एकदम जस्ट टच कर रहा है, यहाँ पर ऐसा आएगा सरफेस टेंशन का फोर्स, कॉनकेव सरफेस को टेंजेंशियल दिख रहा है, टेंजेंशियल। तो इसका रिजल्टेंट कैसा आएगा, क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, बोल क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नहीं ना, उल्टा इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक ऐसा एक ऐसा, सेम इधर भी एक ऐसा एक ऐसा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देख क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर रहा है, बैलेंस कर दे रहा है। क्या वर्टिकल को कोई बैलेंस कर रहा है, नहीं, तो वर्टिकल फोर्स तो बच रहा है ना बेटा, इधर ए के ऊपर वर्टिकल फोर्स तो बच रहा है, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपवर्ड। तो इधर एक फोर्स एक्स्ट्रा रहेगा, ए के ऊपर एक फोर्स एक्स्ट्रा रहेगा। हाँ, कौन सा फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं डायग्राम को यहाँ पे बना रहा हूँ। बी के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, कौन सा, एफ बी। ए के ऊपर दो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स नीचे की तरफ कौन सा, एफ ए, एक फोर्स ऊपर की तरफ कौन सा, एफ टी। सही है, मुझे बताना कहाँ का फोर्स ज़्यादा रहेगा, बी का या ए का, बी का या ए का, जल्दी बताना। एक समझ, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, तो ये एफ ए भी कितना रहेगा, 10 न्यूटन। अब सरफेस टेंशन के फोर्स की वैल्यू समझ 4 न्यूटन। तो क्या ए के ऊपर पूरा का पूरा 10 न्यूटन एक्ट कर रहा है, नहीं, 10 में से 4 क्या करेगा, सरफेस टेंशन को बैलेंस करेगा, सरफेस टेंशन को बैलेंस करेगा, तो बचेगा कितना, 6। क्या बी पे ऐसा कुछ हो रहा है, बी पे पूरा का पूरा 10 अक्खा एक्ट कर रहा है, ए पर 10 तो एक्ट कर रहा था, लेकिन एक फोर्स उल्टा भी एक्ट कर रहा है, तो इसका कुछ हिस्सा उसको बैलेंस करेगा और बचा कुछ वहाँ पर एक्ट करेगा। तो बता बी पे फोर्स ज़्यादा है या ए पर, बी पर ज़्यादा है। कहाँ पर फोर्स ज़्यादा है बोल, बी पर। तो प्रेशर किधर ज़्यादा रहेगा, बोलना, बी पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और ए पर कम। यानी अगर कॉनकेव सरफेस है, कैसा सरफेस है बोल, कॉनकेव सरफेस है, तो आउटसाइड का प्रेशर कैसा रहेगा रे, बोल जल्दी, आउटसाइड का प्रेशर ज़्यादा है, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा है और इनसाइड प्रेशर कम है। अब बारी किसकी, कॉन्वेक्स सरफेस की। तो ध्यान दे फिर से, एक पॉइंट जस्ट बिलो द लिक्विड, एक पॉइंट जस्ट अबव द लिक्विड, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कौन सा, एफ बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। सेम ए के ऊपर भी लगेगा कौन सा, एफ ए, किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से। अब नोटिस करना, अब नोटिस करना, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन हमेशा कैसे एक्ट करता है, टेंजेंशियली। इस पॉइंट को टेंजेंट बनाओ, कैसा बनेगा, ऐसा आएगा ना, एफ टी, ये टेंजेंट है। क्या ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, नहीं, यहाँ का जो एफ टी है इसको रिजॉल्व करोगे, कैसा रिजॉल्व होगा, एक ऐसा एक ऐसा। सेम यहाँ के एफ टी को रिजॉल्व करोगे, कैसा रिजॉल्व होगा, एक ऐसा एक ऐसा। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या कर रहे थे कि एक दूसरे को बैलेंस, बचा कौन सा फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इधर जो नेट फोर्स सरफेस टेंशन का एक्ट कर रहा है, अपवर्ड है क्या, कैसा है, डाउनवर्ड। तो ए पॉइंट के ऊपर एक और नेट फोर्स आएगा, एक और नेट फोर्स आएगा, किसकी वजह से बोल, सरफेस टेंशन के साथ। तो अब नोटिस कर, बी के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, कौन सा, एफ बी, पर ए के ऊपर 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, कौन कौन सा, एफ टी और एफ ए। किस पे फोर्स जाता है, ए पे या बी पे, ए पे, क्योंकि इधर दोनों का डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, सेम है। समझिए एफ बी 10 न्यूटन है, तो एफ ए भी कितना रहेगा, 10 न्यूटन, एफ टी 4 न्यूटन। तो ए के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, 10 और 4 14, सेम डायरेक्शन है ना, इधर अपोजिट ही तो कैंसिल किए थे, यहाँ पर सेम है तो कैंसिल नहीं होगा, उल्टा ऐड होगा। तो इधर ज़्यादा फोर्स किस पे लग रहा है बोल, ए पर ज़्यादा है और बी पर कम। तो ए पे प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा और बी पर प्रेशर कम रहेगा। यानी कि अगर कॉन्वेक्स सरफेस है, कौन सा सरफेस है बोल, कॉन्वेक्स सरफेस है, तो कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, कहाँ पर प्रेशर कम बोल, आउटसाइड प्रेशर कम रहेगा,
आउटसाइड प्रेशर कम रहेगा और इनसाइड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो अब इसको याद रखने का मैं तरीका बताता हूँ। प्लेन वाले को तो डायरेक्ट याद रखो, प्लेन वाले को डायरेक्ट याद रखो। अगर प्लेन सरफेस है तो दोनों साइड प्रेशर कैसा रहेगा, बोल सेम रहेगा, इक्वल रहेगा। इन दोनों को याद रखने का एक तरीका है, एक साथ याद रखो। जिस साइड पर कॉन्केविटी होती है ना वहीं पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और जिस साइड पर कॉन्वेक्सिसिटी होती है ना वहाँ पर प्रेशर कम होता है। एक नोटिस कर, इसमें कॉन्केविटी किधर है, कॉन्केव किधर, कॉन्केव किधर है, सी सी सी। कॉन्केव को ना आप भूलो ना, इसके लिए ऐसा याद रखो। चम्मच देखो, चम्मच, चम्मच के जिस साइड से आप खाते हो ना वो कॉन्केव है। चम्मच के जिस साइड से आप खाते हो, उल्टा करके खाओगे खाना, चम्मच चम्मच के कौन से साइड से खाते हो, ये साइड से खाते हो ना, वो कॉन्केव है। तो देख, जिस साइड पे कॉन्केविटी रहेगी वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा, और जिस साइड पर कॉन्वेक्सिसिटी रहेगी, उभरा हुआ रहेगा, वहाँ पर प्रेशर कम। ये देख, इसमें कॉन्केविटी किधर है, ऊपर है ना, तो बाहर प्रेशर ज़्यादा, नीचे प्रेशर कम। इसमें कॉन्केविटी किधर है, ऊपर है क्या, उल्टा चम्मच रखा है। इसमें कॉन्केविटी किधर है, बोल नीचे, तो नीचे प्रेशर ज़्यादा रहेगा और ऊपर प्रेशर कम रहेगा। तो जहाँ पर कॉन्केविटी रहती है ना बेटा, जिस साइड पर कॉन्केविटी होती है वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जिस साइड पर कॉन्वेक्सिसिटी होती है, कॉन्वेक्सिसिटी, वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, बोल कम होता है। याद रखेंगे इसको, याद रखेंगे इसको। चल इधर देख, इधर देख, समझ, ऐसा है कोई लिक्विड, इधर ध्यान से देखना, ऐसा है कोई लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड है और यहाँ पर एयर है। बता किधर पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा, किधर पे प्रेशर कम रहेगा। इस साइड प्रेशर ज़्यादा, इस साइड प्रेशर कम, क्योंकि ये कॉन्केव साइड पर आ रहा है, चम्मच के खाने वाली की साइड पर आ रहा है, और ये कॉन्वेक्स साइड पर आ रहा है। याद रखेंगे। तो जो पॉइंट खाने वाले साइड पे आ रहा है ना, उधर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और उसके अपोजिट पे प्रेशर कम रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। ये हो गया आपका टॉपिक, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द लिक्विड सरफेस। ये तीनों केस आपको वहाँ पर 1 बाय 1 समझाए थे। पहले आपको प्लेन समझाया, फिर कॉन्वेक्स समझाया, और फिर कॉन्केव समझाया। समझा अच्छे से। अब इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे के 2 टॉपिक पढ़ने रहे। एक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप ड्रॉप, और फिर दूसरा टॉपिक है कैपिलैरिटी। तो एक्सेस प्रेशर अभी हम लोग करेंगे, कैपिलैरिटी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। समझ रहे, ये पूरा लिखो, फिर ड्रॉप वाला डेरिवेशन कराता हूँ। अभी उसको मौका मिलता है तो वो अपने सरफेस एरिया को क्या करता है बेटा, डिक्रीज कर देता, कम कर देता है ना। अब अगर लिक्विड को आप हर तरफ से फ्री करोगे तो उसका सरफेस एरिया कम कब होगा, जब वो कौन सा शेप ले ले, स्फेरिकल शेप ले ले। याद है, मैंने लास्ट लेक्चर ही बताया था। कोई भी लिक्विड, उसको अगर मौका मिलेगा हर तरफ से वो फ्री है तो कौन सा शेप ले लेता है, स्फेरिकल। क्योंकि एक स्फीयर का सरफेस एरिया कंपेयर टू अदर ज्योमेट्रीज कैसा होता है बेटा, बहुत ही कम होता है कि नहीं। इसलिए लिक्विड को जब भी मौका मिलता है तो वो स्फेरिकल शेप लेता है, या तो वो ड्रॉप बनता है या तो वो बबल बनता है। ड्रॉप और बबल में क्या फ़र्क होता है वो भी मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था। ड्रॉप में अंदर भी लिक्विड भरा होता है और बाहर एयर होता है, यानी एक ही साइड सरफेस होता है, जबकि बबल में दोनों साइड सरफेस होते हैं, बाहर भी एयर होती है, अंदर भी एयर होती है, दोनों साइड सरफेस होते हैं। हमको करना कैसा, बोर्ड पर देखेंगे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर का एक्सेस प्रेशर निकालना है, और फिर सेम डेरिवेशन है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ लिक्विड बबल या सोप बबल। ड्रॉप की जगह बबल, सोप बबल। तो बबल का डेरिवेशन मैं आपको नहीं कराऊंगा, वो आप लोग खुद से कर लो, इतना ईजी है। खाली लिक्विड वाला डेरिवेशन आप सुनो। सब लोग बोर्ड पर देखेंगे, सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। एक्सेस प्रेशर आया कहाँ से वो समझो। समझो ये एक लिक्विड का ड्रॉप है, क्या बेटा, ये लिक्विड का ड्रॉप। इसका रेडियस है आर। रेडियस कितना बेटा इसका, आर। अब अगर आप नोटिस करोगे ये सरफेस को ध्यान से देखना, ये सरफेस है बेटा, सरफेस। आपको क्या लगता है अंदर और बाहर दोनों जगह प्रेशर सेम रहेगा क्या, नहीं ना। किधर ज़्यादा रहेगा, किधर कम रहेगा, बाहर ज़्यादा रहेगा या अंदर ज़्यादा रहेगा। कौन से साइड ज़्यादा रहता है, कॉनकेव साइड पर, जिस साइड से खाना खाते हैं। अभी समझाया था ना, कॉन्केविटी पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, कॉन्वेक्सिसिटी पे कम रहता है। इधर नोटिस कर, कॉन्केविटी किधर है, अंदर की तरफ है ना बेटा। तो अंदर की साइड जो प्रेशर है, समझो अंदर की साइड के प्रेशर को मैं बोल रहा हूँ PI, और बाहर की साइड के प्रेशर को मैं बोल रहा हूँ PO। कहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, अंदर ज़्यादा रहेगा, बाहर कम। चाहे इधर देख ले, कहीं भी देख ले, इधर देख ले, इधर बता कॉन्केविटी किधर है, अंदर है, तो अंदर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, बाहर प्रेशर कम। यानी लिक्विड के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए तो हमने लिखा क्या, देख, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड। लिक्विड ड्रॉप के अंदर, लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर, ज़्यादा प्रेशर। तो देखो मैंने इधर क्या लिखा है, कंसीडर लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप है ऑफ रेडियस r। रेडियस कितना बेटा इसका, r। PI क्या है बोल, प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। PO क्या है, प्रेशर आउटसाइड लिक्विड ड्रॉप। तो दोनों में ज़्यादा कौन रहेगा, PI ज़्यादा रहेगा और PO कम रहेगा। सर वजह, अभी वजह पढ़ के देखे हमने,
कॉनकेव साइड पर प्रेशर ज़्यादा रहता है, कॉन्वेक्स साइड पर प्रेशर कम। मैंने बोला ये जो टॉपिक अभी मैंने आपको पढ़ा है इस डेरिवेशन में भी काम आएगा और कैपिलैरिटी में भी काम। तो डेरिवेशन में समझा बेटा पीआई ज़्यादा क्यों, पीओ कम क्यों। अब जरा ध्यान से सुनो, समझो मैं बोल रहा हूँ पीआई की वैल्यू है 15 पास्कल और पीओ की वैल्यू है 10 पास्कल। कितना एक्सेस प्रेशर है यहाँ पर? 5। कैसे निकाले आपने? माइनस की ना, किसको किसको माइनस की? पीआई और पीओ को माइनस की। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि पीआई ज़्यादा है पीओ कम है, ठीक है ना, तो अगली लाइन देखो मैंने क्या लिखा है, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर अगर आपको निकालना होगा, आप कैसे निकालोगे? एक्सेस प्रेशर बराबर रहेगा पीआई माइनस पीओ। सही है, एक्सेस प्रेशर किसके बराबर रहेगा बोल? पीआई माइनस पीओ। अब इसी पीआई माइनस पीओ का अपने को निकालना है फॉर्मूला, यही है डेरिवेशन, एक्सेस प्रेशर इनसाइड लिक्विड ड्रॉप। ये कितना एक्सेस प्रेशर है, कितना फर्क है प्रेशर में, कितना ज़्यादा है प्रेशर, वो अपने को निकालना है पीआई माइनस पीओ। अच्छा एक चीज़ और, हाँ, जब दो प्रेशर का डिफरेंस निकालते हैं, अंदर और बाहर के प्रेशर का डिफरेंस निकालते हैं, तो इसको गॉस प्रेशर भी कहा जाता है। शुरू में पढ़े थे ना, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर क्या रहता है? गॉस प्रेशर। तो ये एक्सेस प्रेशर और क्या है बोल? गॉस प्रेशर भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसका मुझे निकालना है फॉर्मूला। तो सब लोग ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर देखो।